हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी सोशियोलॉजी क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक समाजशास्त्र का परिचय। देखिए, आज इसी क्रम में हमारा यहाँ पर अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका उपयोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात करें हम आज के चैप्टर की। देखिए, आज के चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है इंट्रोडक्शन से, यानी परिचय से। और परिचय के बारे में आप समाजशास्त्र का पहला वाला चैप्टर जो है चैप्टर 1 वहाँ पर पढ़ चुके हैं। और चैप्टर 1 में जो बातें थी वही बातें यहाँ पर फिर से दोहराई गई हैं, यानी इनमें कोई अंतर नहीं है। जो आपने प्रीवियस वाला चैप्टर 1 इसका जो पढ़ा था वहाँ पर जो बताया गया था, परिचय दिया गया था समाजशास्त्र के बारे में, तो वही परिचय यहाँ पर भी दिया गया है। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते लगातार मनुष्य की जो अपनी अंत्यक्रिया होती है वो समाज के साथ चलती रहती है। और कहीं ना कहीं मनुष्य के व्यवहार पर जो है समाज का भी असर पड़ता है। ये बात आप भी जानते हैं और आपने देखा भी होगा, काफ़ी बार महसूस भी किया होगा कि हमारा जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं समाज से बंधा हुआ है, यानी समाज हम पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। और समाज में कौन कौन आ जाता है? आपका परिवार आ जा रहा है, जनजाति है, जाति, वर्ग, कुल, राष्ट्र, ये सब आ जा रहे हैं। ये सारे सामूहिक निकाय हमारे जो है व्यवहार पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात देख चुके हैं। अब आगे हम यहाँ पर ये जानेंगे, यानी ये भी आप जानना जरूरी है कि किस प्रकार से आप समाज अपने आप कार्य करता है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करेंगे, क्या यह समाज सामंजस्यपूर्ण है या फिर विरोधग्रस्त है? यानी जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद समाज है, क्या यह किसी को भी एक्सेप्ट कर लेता है या उसके लिए बड़ा परेशानी क्रिएट करता है? यानी नया व्यक्ति मान लीजिए समाज में घुलना मिलना चाह रहा है, समाज में शामिल होना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या सामंजस्यपूर्ण है या विरोधग्रस्त है? दूसरी बात यहाँ बताई गई है, क्या परिस्थिति और भूमिकाएं, परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस और भूमिकाओं का मतलब होता है रोल, ये निश्चित हैं? यानी यहाँ पर ये भी जानेंगे क्या स्टेटस और जो रोल मिले हुए हैं लोगों को वो क्या निश्चित हैं या फिर लोग उन्हें अर्जित करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, शब्दावली का जो हमने यहाँ पर, आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही शब्द आया है शब्दावली। शब्दावली का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए, हर किसी सब्जेक्ट की, चाहे आपका बायोलॉजी हो, आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, हर किसी सब्जेक्ट की एक अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है, जिसकी मदद से हम उसके जो सब्जेक्ट के विशिष्ट तथ्यों को समझ पाते हैं, उनको प्रकाशित कर पाते हैं। एक आम भाषा में इस शब्दावली का हो सकता है कोई महत्व ना हो। जैसे हम एक बात कर लें, यहाँ पर फिजिक्स की बात कर लें। अब फिजिक्स जो व्यक्ति आम बोलचाल में, हो सकता है आम बोलचाल में कोई व्यक्ति किसी पदार्थ के गुण धर्म या पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह है उसके बारे में ना चर्चा करें, ठीक है, लेकिन एक आप अगर नाभिकीय भौतिक हैं तो आपको इसके अंदर में क्या क्या यहाँ पर संयोजन है, पदार्थ कैसे मिलकर बना है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं इसमें हैं, तो वो आप सब देखेंगे। तो उसी तरह समाज में केवल और केवल आप यहाँ पर ये नहीं है कि समाज एक जनरल ओवरव्यू में आप देख रहे हो, समाज को आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, यानी एकदम अंदर तक उसको देखना पड़ेगा, तभी आप समाज के बारे में जान पाएंगे। तो इस वजह से समाज की भी एक अपनी आप में एक शब्दावली है और ये शब्दावली इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में आपने एक सामान्य बौद्धिक ज्ञान वाली बात कही थी, सुनी थी वहां पर, कि सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिवादी व्याख्या जिसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है साफ साफ कि किसी के बारे में एक जनरल राय बना लेना। यानी हमने किसी व्यक्ति को देखा और किसी व्यक्ति को देखने के उपरांत हमने एक सामान्य राय क्रिएट कर ली कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ऐसा है। हमने उसके इतिहास को नहीं जाना, उसके बैकग्राउंड को नहीं जाना, उसकी परिस्थिति को नहीं जाना, लेकिन हमने अपने माइंड में एक राय क्रिएट कर ली कि हाँ भाई, ये व्यक्ति ऐसा है। तो यहाँ पर समाजशास्त्री जो कहते हैं वो कहते हैं ये राय हमें बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी है, हमें समाज का डीपली अध्ययन करना है, समाज के हर पहलू को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर किसी को हमें एनालिसिस करना है, तब किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर वही एक कथन है बर्जर का। इन्होंने कहा है कि हम अपने आसपास की सामाजिक संस्थाओं से इतने अच्छी तरह परिचित हैं कि हम उन्हें स्पष्ट और बारीकी से नहीं देख सकते, क्यों? कहीं ना कहीं हम अपने अंदर सामान्य बौद्धिक ज्ञान या प्रकृतिवादी व्याख्या के रूप में झगड़े हुए हैं। जैसा कि आपने कल देखा था, कल से अभिप्राय मेरा प्रीवियस चैप्टर से है, वहां आपने देखा था कि आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति है तो आपके माइंड में क्या बात आएगी सामान्य तरीके से? गरीब क्यों है? कि काम नहीं कर रहा है इसलिए गरीब है, यानी काम करेगा तो गरीब नहीं रहेगा। यानी ये हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्र के नजरिए से ये भी हो सकता है कि हो सकता है इसे काम ना मिल रहा हो सकता है इसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो गई हो। तो समाजशास्त्री क्या होते हैं, हर पहलू पर चर्चा करते हैं, जबकि हम अपना सामान्य बौद्धिक ज्ञान केवल और केवल क्या करते हैं, एक जनरल एक राय बना लेते हैं, एक सामान्य राय बना लेते हैं और उसी तक अपने ज्ञान सीमित रखते हैं। तो हमें समाजशास्त्र में क्या है, डीपली अध्ययन करना है।
देखिए, हर विषय का यहाँ पर एक अपना इतिहास होता है। इसी प्रकार आपका समाजशास्त्र जो है इसका भी एक इतिहास है। यानी आप जो समाजशास्त्र की अवधारणाएं वर्तमान में देख रहे हैं ये ऐसी ही नहीं है, ये अपने आप में इनका एक इतिहास रहा है। लोगों ने लंबे समय से, यानी चाहे दार्शनिक हों, सामाजिक चिंतक हों, इन पर विचार विमर्श किया है और इन पर विचार विमर्श करने के उपरांत तब वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए हैं। तो आपके सामने या भौतिक या जो आप बौद्धिक विकास देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने समाजशास्त्री दृष्टिकोण को, सरोकारों को आकार दिया है। यानी आप भौतिक से अभिप्राय क्या है, हम जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर उठा सकते हैं। एग्जाम्पल आपका उठा सकते हैं औद्योगिकरण का। आप सभी को पता होगा कि औद्योगिकरण के आने से समाज परिवर्तित हो गया। पहले जो मजदूर हुआ करते थे, यानी कि पहले जो खेती में काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे, अब मिल मजदूर बन गए हैं। पहले जो सामंत हुआ करते थे, अब व्यापारी बन गए हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना में प्रभाव पड़ा है। यानी कि पहले राजसत्ता हावी थी, अब राजसत्ता हावी ना होकर पूंजीवादी व्यक्ति जो हैं, यानी उद्योगपति हैं, वो हावी हैं, समाज पर उनका नियंत्रण होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भौतिक और बौद्धिक विकास हुआ है, इसने यहाँ पर नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है और एक समाजशास्त्र का नया दृष्टिकोण भी यहाँ पर क्रिएट किया है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है समाजशास्त्री संकल्पनाओं की भी एक कहानी है। बहुत सी जो संकल्पनाएं आपकी जो हैं वो सामाजिक चिंतकों के उन सामाजिक परिवर्तनों को समझने और उनका खाका खींचने की चिंता दर्शाती हैं जो पूर्व आधुनिक समय से लेकर आधुनिक समय तक स्थानांतरित है। पूर्व आधुनिक समय का मतलब क्या है? पूर्व आधुनिक का मतलब ये है कि जो भी समाजशास्त्री हैं वो हमेशा औद्योगिकरण से पहले का समाज उठा के देखते हैं और औद्योगिकरण के बाद में क्या परिवर्तन आया है उसको कंपेयर करके चलते हैं। तो ऐसे करके अपनी एक जनरल राय क्रिएट करते हैं कि भाई समाज पहले के समय में ऐसा समाज था और आज के समय में इस तरह का समाज है। अब यहाँ पर एक वर्ड जो बार बार आ रहा है, यानी कि आप बार बार एक शब्द आ रहा है, संकल्पना। संकल्पना हो सकता है आपने संकल्पना के बारे में पढ़ा हो, अंग्रेजी में एक शब्द सुना हो आपने। संकल्पना से रिलेटेड अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। काफी बार सुना होगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अक्सर आए दिन हम यूज भी करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कॉन्सेप्ट है क्या, ये कभी जानने की कोशिश की आपने? नहीं की होगी। चलिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने, गाय का ले रहा हूँ, भैंस का ले रहा हूँ और बकरी का ले रहा हूँ। गाय, भैंस और बकरी, इन तीनों में सामान्य बात क्या है? देखिए, तीनों ही दुधारू पशु हैं, यानी दूध देने वाले पशु हैं। तो हमने एक सामान्य सा प्रत्यय अपने माइंड में बना लिया, एक सामान्य सी संकल्पना हमने अपने माइंड में क्रिएट कर ली कि जब भी दुधारू पशुओं के नाम आएंगे तो आप किन किन के नाम गिना दोगे? गाय का नाम गिना दोगे, बकरी का नाम गिना दोगे, भैंस का नाम गिना दोगे। और भी दुधारू पशुओं में और भी मादा पशु हैं, लेकिन आप जनरल अपने एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बना हुआ है दुधारू पशु से रिलेटेड, तो आप यही बता दोगे। तो ये क्या होगा? ये इस चीज को हम संकल्पना कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। यानी कि आपके माइंड में दुधारू पशुओं की जो छवि बनी हुई है वो क्लियर है, एकदम एकदम स्वच्छ साफ है। यानी जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप तत्काल जवाब दे दोगे। तो यहां पर वही संकल्पना है। तो आई होप आपके माइंड में संकल्पना शब्द को लेकर जो भी यहां पर था वो क्लियर हो गया होगा। देखिए, एक गुजारिश मैं सभी से करना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम शब्द जो हैं वो आपके प्योर हिंदी में लिखे हुए हैं, यानी जिन्हें हम विशुद्ध हिंदी में कहते हैं। और हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, तो जहाँ पर भी मैं यहाँ पर अंग्रेजी बताऊं उनकी, या फिर मैं आग्रह करूं, तो आप उनके बारे में उनकी अंग्रेजी अपने साइड में लिख लेना, क्योंकि ये आपको ही समझने में आसानी होगी। वरना हो सकता है आज आप पढ़ लें और कुछ दिन बाद आपको भूल जाएं कि भाई इस शब्द का अर्थ क्या है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जहाँ भी मैं अंग्रेजी बताऊं तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। तो यहां पर वही सब चीजें हैं। अब देखिए, समाजशास्त्रियों ने आपके समाज का वर्गीकरण किया है, बताया है कि समाज किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। समाजशास्त्रियों ने ये बिल्कुल माना है, इनका ऑब्जर्वेशन है समाजशास्त्रियों का, कि सरल, छोटे और परंपरागत समाजों में घनिष्ठ, अक्सर आमने सामने की अंत्यक्रिया होती थी और आधुनिक बड़े समाजों में औपचारिक अंत्यक्रिया होती है। यानी कि समाजशास्त्रियों ने जो पूर्व आधुनिक समाज था और वर्तमान समाज है, इसके बीच का एक जो है खाका खींचा है, पूरा एक बीच का खाका खींचा है और ये जानने की कोशिश की है कि समाज कैसे परिवर्तित हुआ। तो इन्होंने पाया है कि जो छोटे समाज होते हैं उनमें लोग ज़्यादा आत्मीय संबंध उनमें ज़्यादा स्थापित होते हैं, लोग एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े होते हैं। वहीं जो बड़े समाज होते हैं, आधुनिक समाज होते हैं, और कह सकते हैं जो केवल और केवल व्यवसाय उन्मुख समाज हैं। जैसे आप शहर में जा रहे हैं और शहर में आपका क्या है माइंडसेट कि हमें रोजगार करना है, तो रोजगार ही करोगे आप, किसी से मतलब थोड़ी ना रखोगे। शहर में वही जाकर रिश्तेदारियां चलाना या फिर ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं छोटे समाज जो है, यानी ग्रामीण स्तर पर अगर हम बात करें, यानी आप अगर अपने आसपास के किसी भी गांव की स्थिति देख लीजिए,
तो ग्रामीण स्तर पर आप ये भी है कि आप प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली जानते हैं, आप प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानते हैं व्यक्ति फलाने घर से फलानी जाति से ये करता है ये नहीं करता है। जबकि शहर में आपके बगल में कौन रह रहा है, आपके बगल वाले रूम में कौन रह रहा है, ये भी आपको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं आत्मीय संबंध है, यानी छोटे समाज, ग्रामीण परिवेश से मेरा आशय यहाँ पर यही है, छोटे समाजों में व्यक्तियों में आत्मीय संबंध है। वहीं बड़े समाजों में क्या है, केवल फॉर्मल, यानी कि केवल काम तक मतलब है, यानी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमारा बॉस है तो हाय हेलो हो गई, बात खत्म, इससे ज़्यादा नहीं। यानी ऑफिस में बॉस है तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो गई, इससे ज़्यादा नहीं। हमें ना इससे ये पूछना है कि आप अच्छे हो, आपके परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल अपने काम से मतलब है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी बड़े आधुनिक समाज हो रहे हैं तो उनमें औपचारिक अंत्यक्रिया देखने को मिल रही है। तो आप ये नोट कर लेना। देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में विभक्त कर दिया है। प्राथमिक और द्वितीयक या प्रारंभिक या द्वितीयक समूहों के बारे में आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो यहाँ पर लिखने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, समाजशास्त्रियों ने स्तरीकरण इसलिए किया है, स्तरीकरण करने का यहाँ पर सबसे मेन रीजन यहाँ पर यही था कि समाज को हम जान पाएंगे, हम किस समाज की चर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए समाज का स्तरीकरण कर दिया है। यानी इन्होंने वर्गीकरण बोल सकते हैं या फिर, ठीक है, तो इसका इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। तो इनके बारे में आप आगे देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि संकल्पनाएं जो होती हैं वो समाज में उत्पन्न होती हैं और विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं तो विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं भी क्रिएट होती हैं, यानी उनकी कई सारे विचार क्रिएट होते हैं उनके समाज में, कई तरह की उनकी जो है धारणाएं क्रिएट होती हैं। तो ये संकल्पनाएं जो आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो देख रहे हैं किसी को लेकर या किसी चीज को लेकर अपनी राय देख रहे हैं, तो हर समाज में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर समाज के बारे में दो नजरिए प्रस्तुत किए गए हैं, एक तो कार्ल मार्क्स का नजरिया दिखाया गया है और दूसरा नजरिया दिखाया गया है प्रकारवादियों का, यानी कि जो फंक्शनल लिस्ट बोले जाते हैं उनका नजरिया दिखाया गया है। तो दोनों नजरियों से हमें समाज को देखना पड़ेगा कि भाई समाजशास्त्र चलता कैसे है। जैसा कि आपने अभी ऊपर एक टिप्पणी पढ़ी थी कि समाज वास्तव में सामंजस्यपूर्ण है या विरोधग्रस्त है, तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि समाज हम देखेंगे अपने नजरिए से कि कैसा है, सामंजस्यपूर्ण है या फिर विरोधग्रस्त है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये मानते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाजशास्त्र के उद्गम के आरंभिक चरणों में भी समाज के बारे में प्रतिद्वंदी और विरोधी समझ थी। यानी जब समाजशास्त्र के बारे में चिंतन स्टार्ट हुआ है तो शुरुआत में भी तमाम लोगों का ये मानना था कि भाई समाज में कहीं ना कहीं द्वंद्व चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। और इसके पैरोकार करने वाले व्यक्ति कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने हमेशा से समाज को एक वर्ग और संघर्ष के समाज के रूप में देखा है। इनका मानना यह था कि समाज में जो आप संघर्ष देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी होने का सोच रहा है, ये ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होने का पीछे रीजन सबसे बड़ा ये है संसाधन। यानी जिन व्यक्तियों के हाथ में संसाधनों पर अच्छी खासी पहुंच है वो लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं, और जो व्यक्ति समाज में जिनकी संसाधनों पर पहुंच नहीं है वो व्यक्ति लगातार निर्बल और दुर्बल होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने अपने नजरिए में समाज को कहीं ना कहीं एक वर्ग और संघर्ष समाज के रूप में यहाँ पर देखा है। और वहीं एमिल दुर्खाइम का आपने जिक्र कल के चैप्टर यानी प्रीवियस चैप्टर में देखा था, इन्होंने आत्महत्या के बारे में पूरा रिसर्च की थी। तो एमिल दुर्खाइम के लिए सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना जैसे मुख्य शब्द थे। यानी एमिल दुर्खाइम ने समाज में क्या है, सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना जैसे शब्दों को देखा है कि समाज किस तरह से सामूहिक रूप से एक हो जा रहा है या सामूहिक चेतना लोगों में कैसे जागृत हो रही है, इन्होंने इस रूप में देखा है। तो यहाँ पर आपको तमाम नजरिए देखने को मिलेंगे। यानी संघर्षवादी सिद्धांतकारों के बारे में कार्ल मार्क्स हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जैसे एमिल दुर्खाइम में इन्होंने सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना पर बल दिया है। यानी हर किसी व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से समाज को देखा है। तो हम यहाँ पर कार्ल मार्क्स और प्रकारवादी यानी जिन्हें फंक्शनलिस्ट कहते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, मैं पॉइंट नंबर शायद मुझे याद नहीं रहता है पढ़ाते पढ़ाते, ये पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आएगा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट आएगा। तो ये सेकंड पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, और ये शब्द सेकंड का पहला सब पॉइंट आप करके ये लिख लेना। देखिए नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर नोट्स होंगे तो यकीन मानिए आप पूरे चैप्टर को आधे घंटे में खत्म कर पाएंगे, और नोट्स नहीं होंगे तो आप आधे घंटे में चैप्टर खत्म नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स आप बनाते चलिए कि कार्ल मार्क्स ने कैसे देखा है, वर्ग और संघर्ष इनकी मुख्य संकल्पनाएं थी, और इन्होंने इसी रूप में समाज को देखा है। जो है एमिल दुर्खाइम जो हैं आपके समाजशास्त्री हैं, इन्होंने सामाजिक एकता देखी है, सामूहिक चेतना जैसे मुख्य शब्द इन्होंने निकाले हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट अब आपका आएगा, पहला सब पॉइंट आपका पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ संरचनात्मक प्रकारवादी हैं,
यानी कि कुछ लोग समाज को एक फंक्शन के रूप में देखते हैं, फंक्शनलिस्ट बोला जाता है, संरचनात्मक प्रकारवादी माना जाता है। इनका ये मानना है, एक साधारण सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इनका ये मानना है कि यहाँ पर समाज में जो मौजूद असमानताएं हैं, यानी तमाम लोग, जैसे कार्ल मार्क्स ने असमानता ही कहा है, इनका मानना है असमानता होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक इंडिविजुअल का एक अलग रोल है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपके शहर में, एक आपके शहर का समाज में ले ले रहा हूँ, सफाई कर्मी का भी एक अपना रोल है, यानी सफाई कर्मी है उसका भी एक अपना रोल है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस है जो, उसका भी एक अपना रोल है। एक शिक्षक है उसका भी एक अपना रोल है, डॉक्टर है एक अपना, उसका भी एक अपना रोल है। यानी सबके अपने अपने रोल यहाँ पे बटे हुए हैं। अब जो सबको अपनी अपनी जो आपने उपलब्धियां मिली हुई हैं, कोई सफाई कर्मी बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई शिक्षक बन गया है, ये सब उपलब्धियां कैसे हासिल की हैं? इन्होंने ऑब्वियस सी बात है, ये हासिल कैसे की हैं? अपने ज्ञान के आधार पर, यानी अपने जो उनकी मस्तिष्क की जो दशा है, यानी मनोदशा है, इसके आधार पर, उसके आधार पर इन्होंने ये सब चीज़ें अर्जित की हैं। इसके पीछे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते इन्हें जो संसाधन नहीं मिले हैं। यानी जैसा जैसा आपके सामने आपने अपना ज्ञान यूज कर लिया, जैसे आपने अपने आप को परिष्कृत और आगे निखार लिया, आप उतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर गए। तो इनका मानना यही है, यानी कि प्रकारवादी ये मानते हैं कि ओपन, यहाँ पर सही बात यह है कि ओपन पूरा समाज है और समाज में प्रतिस्पर्धा का अवसर हर किसी को मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि समाज जो है कि एक जैसा नहीं है, बिखरा हुआ है। और दूसरी बात, इन्होंने संरचनात्मक जो प्रकारवादी हैं, इन्होंने दूसरे रूप में इस तरह से देखा है कि भाई जैसे हमारे एक शरीर में, हमारी एक बॉडी में कोई भी अंग छोटा बड़ा नहीं है, सभी का अपना अपना एक अहम रोल है। तो वैसे ही समाज में जो आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, सबके अपने अपने रोल हैं। यानी जैसे हमारी बॉडी में चाहे पैरों से लेकर मस्तिष्क तक हर किसी का रोल अपना अपना अहम है। मस्तिष्क मैन है, आंखों का अपना रोल है, उंगलियों का अपना रोल है, हाथों का अपना रोल है, स्किन का अपना रोल है, हर जो आपकी बॉडी का हर पार्ट है, छोटे से लेकर बड़ा, अपना अपना सब रोल निभा रहे हैं। तो संरचनात्मक प्रकारवादी यही मान रहे हैं कि भाई समाज में जो आप छोटे बड़े, कोई जो है कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबके अपने अपने रोल हैं, सब अपने अपने रोलों का यानी उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप ये कहें कि भाई ये जो है इनके संग कहीं ना कहीं कह सकते हैं न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। यानी ये सब चीज़ें हम अपने बौद्धिक ज्ञान के आधार पर अर्जित करते हैं। इनका मानना यहाँ पर साफ साफ ये है। और एक सामाजिक व्यवस्था में इन सब चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक क्यों है? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी जगह पर मान लीजिए मजदूर ही नहीं होंगे तो क्या होगा? निर्माण कार्य हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए एक सिचुएशन में आपको दे रहा हूं, आपका पूरा समाज केवल और केवल खाने और सोने वाला समाज है, जैसे आदिवासी समाज होते थे, यानी पुराने समय के जो समाज होते थे, आदिमानव वाले समाज, कि इन्हें खाना है और सोना है। तो इनका क्या था? इन्होंने कुछ नया रिसर्च कर पाई? नहीं कर पाई। यानी केवल इनको, यानी इनमें से अगर सभी व्यक्तियों की सोच यही रहती कि हमें खाना है और सोना है, तो क्या रहती? इनमें और पशुओं में कोई अंतर रह जाता? नहीं रह जाता। समाज उन्नति तभी करेगा जब मनुष्य अपने बौद्धिक ज्ञान का अधिकतम प्रयोग करेगा। और जब जब ये समाज में ये बात बार बार कही जाती है कि एक जैसा समाज हो, समान समाज हो, जैसे रसिया में एग्जाम्पल हुआ था, यानी कि आपने सुना होगा कम्यून वाला, कि सब समता रोटी खाएंगे, एक जैसी खेती करेंगे, एक जैसा अनाज उगाएंगे, ठीक है, जमीनें किसी पर नहीं होंगी, संसाधन एक जैसे होंगे। वहां पर प्रैक्टिकल हो चुका है, लेकिन पॉसिबल नहीं रहा। लोगों ने क्या किया? जो करने लायक कुछ, जो लोग बहुत कुछ करना चाह रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तमाम ऐसे निठल्ले टाइप लोग थे। निठल्ले का मतलब आप जान रहे होंगे, जो कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल जो फालतू में बैठ के खाने वाले लोग हैं, उनके मजे आ गए ऐसे में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को ऐसे ही लोग चुनौती भी देते हैं। उनका कहना यह है कि भाई समाज में आप सब कुछ समान वाली व्यवस्था कर दोगे तो समाज में कुछ नयापन नहीं होगा, समाज हमारा जड़वत रह जाएगा। जबकि समाज की मांग यही है कि निरंतर ये परिवर्तित बना रहे, समाज जो निरंतर गतिशील बना रहे, जड़वत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो बुनियादी अंतर है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला सब पॉइंट अब आप लिख लेना कि संरचनात्मक प्रकारवादियों ने समाज की तुलना एक जीव से करना लाभदायक समझा, जिसमें सभी अंगों को समग्र को बनाए रखने के लिए एक निश्चित कार्य करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो कार्ल मार्क्स हैं और संघर्षवादी सिद्धांत का नहीं, कार्ल मार्क्स से प्रभावित संघर्षवादी हैं, इन्होंने हमेशा से विरोधग्रस्त देखा है समाज को। वहीं संरचनात्मक प्रकारवादी हैं, इन्होंने विरोधग्रस्त नहीं देखा है। इनका मानना यही है कि हर कोई यहाँ पर क्या है, यानी कि हर कोई अपनी अपनी भूमिका जो बताया है, परिस्थिति और भूमिका जैसी संकल्पनाएं व्यक्ति के साथ आरंभ होती हैं। और ये बौद्धिक ज्ञान निर्भर करता है बौद्धिक ज्ञान पर कि व्यक्ति कैसी परिस्थिति और कैसी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं समाज को संघर्ष के रूप में नहीं देखा है, बल्कि जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं, यानी व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा, जितनी प्रतिस्पर्धा करेगा, उतना ही आगे बढ़ पाएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपने देख लिया, यहाँ पे सेकंड के सब पॉइंट के रूप में आपने नोट कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
अब यहाँ बताया गया है कि भाई सामाजिक नियंत्रण और या स्त्रीकरण जैसी संकल्पनाएं विस्तृत संदर्भ में आरंभ होती हैं जिनमें व्यक्तियों का स्थान पहले से ही तय होता है। नियंत्रण या स्त्रीकरण के बारे में हम आगे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इनमें पूरा बताया नहीं गया है क्योंकि इसके बारे में पूरे पैराग्राफ है एंड में। यहाँ पर कुछ चीज़ें, आपका ये पहला वाला जो आपका इंट्रोडक्शन है लगभग पूरा हो गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है कि समाजशास्त्र में हम संकल्पनाओं और वर्गीकरण का प्रयोग करते हैं और साथ साथ इनको निरंतर जांचते भी रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, यानी समाजशास्त्र में जो भी हम उपागम यूज कर रहे हैं, जो भी अप्रोच यूज कर रहे हैं, जो भी पैरामीटर यूज कर रहे हैं, उनको समय समय पर हम जांचते और परखते रहते हैं। हो सकता है मान लेते हैं कोई पैरामीटर्स आज से 300 साल पुराना हो और 300 साल पहले जब राजशाही रहा करती थी तब का बना हुआ उपागम हो, अब वर्तमान समय में वो उपागम का सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। यानी 300 साल पहले जो राजतंत्र था, राजतंत्र में समाज का आकलन करने वाला जो उपागम था, तो वो उपागम आज के औद्योगिक समाज में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उन अप्रोचेस को हमें अपडेट भी करना पड़ता है। यानी समाजशास्त्र के दायरे में चलता रहता है कि हमें अपनी संकल्पनाओं को लगातार, उनकी परिभाषाओं को लगातार बार बार बदलना भी पड़ता है, नए तरीके से उन पर विचार भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी हमारी समझने की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम नहीं है। इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सब कहा गया है। खैर, यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और नोट करने लायक जो भी था वो आप नोट कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर आप सामाजिक समूह और समाज के बारे में देखेंगे। ये सामाजिक समूह कौन से होते हैं और समाज क्या है, इन दोनों के बारे में आप यहाँ पर राय अपनी बनाएंगे। देखिए, ये बात पहले ही इंट्रोडक्शन में आप क्लियर कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया करता है, संवाद करता है, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करता है, सामाजिक सामूहिकता को भी बनाता है, यानी अपने अपने समूह बनाता है। और कहीं ना कहीं समाजशास्त्र में तुलनात्मक और ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे, चाहे कोई भी समाज हो, प्राचीन समाज हो, सामंती समाज हो, आधुनिक हो, एशियन, यूरोपियन, कोई भी समाज हो, सामूहिकता हर जगह विद्यमान होती है। यानी समूह बनाने की प्रवृत्ति हर समाज में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय समाज में समूह बनते हैं, नहीं, दुनिया भर का कोई भी समाज उठा के देख लीजिए, हर समाज में सामूहिकता विद्यमान है और हर समाज अपने आप में समूह बनाने का प्रयास करता है। ये जरूर हो सकता है कि जो विभिन्न समाजों में समूह बनते हैं या सामूहिकताएं बनती हैं वो अलग अलग टाइप की हों, यानी हो सकता है उनका उद्देश्य अलग अलग हो, ये जरूर हो सकता है। ये समूह जो बन रहे हो उनका उद्देश्य अलग अलग हो, ये जरूर हो सकता है, लेकिन समूह बनाने की प्रवृत्ति यहाँ पर समाज में हर जगह मौजूद होती है, हर जगह विद्यमान होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ अगले पैराग्राफ में ये बात कही गई है, क्या हर तरह के समाज को, हर तरह के समूह को हम यहाँ पर सामाजिक समूह मान लें? यानी मान लीजिए एक ग्रुप खड़ा है 500 लोगों का और 500 लोगों के ग्रुप को हम यहाँ पर देखकर ये कहते हैं एक समूह है, सामाजिक समूह है, क्या हम मान लें? जैसे इस तरह से तो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर लोग खड़े होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, क्या उस तरह के लोगों को हम यहाँ पर एक सामाजिक समूह का दर्जा दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। सामाजिक समूह का दर्जा तब देंगे जब हम उनके मध्य अंत्यक्रिया को देखें। जब उनके मध्य अंत्यक्रिया हुआ, जब उनके मध्य कोई अंत्यक्रिया ही नहीं हो रही है, तो फिर सामाजिक समूह होने का मतलब क्या है? ठीक है, तो इस तरह के समूह को हम यहाँ पे समुच्चय कहते हैं। यानी कि इस तरह के जो लोग खड़े हुए हैं ये समुच्चय हैं, सिनेमा के दर्शक हुए, यात्री हुए, ठीक है, ये सब क्या है, इनको हम अर्ध समूहों का नाम यहाँ पर देते हैं। समुच्चय को हम यहाँ पर अक्सर यहाँ पर अर्ध समूहों का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अर्ध समूह होते हैं इनमें संयोजन होता है, संरचना और संगठन की कमी होती है। संरचना संगठन का मतलब क्या है कि भाई कहाँ से फॉर्म किए गए, किस उद्देश्य के लिए फॉर्म किए गए, इनमें ऐसा तो कुछ है नहीं। अब बस स्टैंड पे खड़े हुए कोई व्यक्ति हैं, मान लीजिए दिल्ली आनंद विहार बस स्टैंड पे कोई खड़े हुए व्यक्ति हैं, हर किसी का जाने का अपना अपना एक अलग उद्देश्य है। कोई यूपी के किसी जिले में जाना चाह रहा है, कोई बिहार जाना चाह रहा है, कोई एमपी जाना चाह रहा है, हर कोई अलग अलग अपनी बस पकड़ना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई संगठन थोड़ी ना है, हर कोई अपने अपने उद्देश्य को लिए हुए हैं। समूह तब बोला जाता है जब समूह का एक कॉमन उद्देश्य हो, संगठन का एक कॉमन उद्देश्य हो कि भाई हमें ये विजन अचीव करना है और इसी विजन पर आगे बढ़ना है। जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये लोग क्या है, केवल अपने अपने भावनाओं को लेकर खड़े होते हैं, अपने अपने उद्देश्यों को लेकर खड़े होते हैं। तो इसलिए इन्हें हमने अर्ध समूहों का नाम दिया है। ठीक है, तो यहां पर आप पहला पॉइंट लिख लेना, एक अर्ध समूह एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, यानी कि रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे या बस स्टॉप पर प्रतीक्षा करने वाले यात्री, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो इन्हें हमने अर्ध समूहों का यहां पर नाम दिया है। काफी बार कुछ विशेष परिस्थितियां भी आती हैं जब ये अर्ध समूह जो होते हैं सामाजिक समूह बन जाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दें, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई पॉकेट मार पकड़ लेते हैं स्टेशन पे, तो क्या होता है, सभी लोग वहां पर एकदम हितैषी बन जाते हैं। मान लीजिए कोई लड़की छेड़ने वाला व्यक्ति को पकड़ लेते हैं तो सभी लोग एकदम ये ऐसे करते हैं, रिएक्ट करते हैं जैसे कि भाई ये लड़की के जो है घर वाले ही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि कभी कभी ये सिचुएशन ऐसी आती है जो अर्ध समूह होते हैं वो सामाजिक समूह बन जाते हैं, ये हमें देखने को यहां पर मिलता है। ठीक है, अब ये भी हमें हो सकता है, यह संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित ना हो। यानी कि यह भी पॉसिबल है कि हर व्यक्ति अपने अपने समूह बनाए या ना बनाए। यानी हो सकता है कोई व्यक्ति समूह में रहना पसंद करता हो सकता है कोई व्यक्ति समूह में रहना पसंद ना करता हो। तो ये चीजें हैं, जैसे मुझ जैसा व्यक्ति है, मुझे समूह वगैरह ये पसंद नहीं है, सेपरेट वाला प्राणी हूं मैं, अकेले रहने वाला प्राणी हूं। तो वही सब चीजें यहां पर बताई गई हैं कि यह भी संभव है कि एक विशेष सामाजिक वर्ग या जाति अथवा समुदाय से संबंधित व्यक्ति एक सामूहिक निकाय के रूप में संगठित ना हो, यह भी पॉसिबल है। और यह भी यहां पर पॉसिबल बताया गया है कि कभी कभी जो आपके अर्ध समूह है ये भी सामाजिक समूह बन जाते हैं। और मैंने आपको सिचुएशन भी दी है, कौन सी सिचुएशन में, जैसे कोई पॉकेट मार मिल गया, लड़की को छेड़ने वाला मिल गया, मान लीजिए कोई महिला के साथ अभद्रता कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लगातार पूरी पब्लिक एक साथ खड़ी हो जाती है और उस संबंधित व्यक्ति की मार पिटाई करने लगती है। ये बात आपने देखी होगी अक्सर मूवी वगैरह में, हर जगह आप ये अनुभव भी करते होंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, अब यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे आप बताएंगे कि आपके देश के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं और हम विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे करके हमारे यहाँ समय बीतने के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों का जन्म हुआ है। यहाँ पर आपके देश में कुछ चीजें ऐसी भी यहाँ पर विकसित हुई हैं जो कि उपनिवेश विरोधी संघर्ष के साथ साथ उपजी हैं और बाद में उन्हें अपनी एक सामूहिक पहचान मिल गई है। यानी कुछ चीजें हमारे भारत में ऐसी हुई हैं जब हम लोग उपनिवेशी संघर्ष, यानी उपनिवेश का मतलब क्या है, ब्रिटिश जो हमारे भारत में आधिपत्य जमाए हुए थे उनका विरोध कर रहे थे, तो वहां पर हमने अपने कुछ समूह क्रिएट किए थे ब्रिटिशर से लड़ने के लिए। वो समूह बाद में भी हमारे भारत में परिवर्तन लाने के लिए काफी उन्मुख रहे हैं। हमारे भारत में उन्होंने परिवर्तन भी लेकर आए हैं, जैसे महिला आंदोलन हुआ, इन्होंने महिलाओं के समूह और संगठनों का विचार सामने रखा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और यहाँ पर संशोधित भी होते हैं, समय समय पर उनकी भूमिका बदलती है। यानी पहले के समय में जो महिला संगठन थे, महिला आंदोलन करता थे, उनका संघर्ष क्या था, उनका संघर्ष ये था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, जैसे देश आजाद हुआ, देश में संविधान बना, महिलाओं ने अपने हकों की लड़ाई भी स्टार्ट कर दी। महिलाओं ने अपनी नारीवादी जो पहचान है उस नारीवादी पहचान के लिए भी अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। तो वही चीजें यहाँ बताई गई हैं कि सामाजिक समूह उभरते हैं, परिवर्तित होते हैं और संशोधित भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सामाजिक समूह का एक ही उद्देश्य बना रहे। किसी सामाजिक समूह के लिए कुछ चीजें होना अत्यंत आवश्यक है, उनके बारे में लिखा गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। देखिए, एक सामाजिक समूह में कम से कम ये बातें होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, निरंतरता हो। निरंतरता के लिए यहाँ पर दीर्घ स्थायी अंत्यक्रिया हो, यानी लोग आपस में मिले जुलें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें। इन अंत्यक्रियाओं का एक स्थिर प्रतिमान हो। स्थिर प्रतिमान का मतलब क्या है, एक मॉडल हो, जिस मॉडल पर हमें बात करनी है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप्स के लूंगा, अपने इंडिया में कुछ ग्रुप्स हैं उनके एग्जाम्पल लूंगा। देखिए, कोई व्यक्ति बुरा नहीं मानेगा, जैसे कुछ दलित संगठन वाले ग्रुप हैं, जैसे RSS हुआ, ठीक है। यानी इनका एक अपना अपना एक मॉडल है कि हमें इस पर चर्चा करनी, प्रतिमान है। यानी कि दलित संगठनों का क्या है, दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तमाम तरह की दुर्घटनाएं उनके साथ घटित हो रही हैं, अपराध हो रहे हैं, उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं दलित समूह। RSS वाले अपने जो हिंदुत्व वाली एजेंडा है उसके लिए इकट्ठा होते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो हम हिंदुत्व वाला विचार बना के चले हैं, हिंदुत्व का विचार हमारा आगे बढ़ना चाहिए, हमारी संस्कृति आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया गया कि इन अंत्यक्रियाओं का एक स्थिर प्रतिमान हो, हमारा एक स्थिर मॉडल हो, एक जिस पर हम चर्चा करें। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति समूह के प्रति और इसके नियमों, अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात आप RSS जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, इसको देख के आप समझ गए होंगे। यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति जो आपका समूह है, सामाजिक संगठन है, उसके नियमों को फॉलो करता है, उसके अनुष्ठानों और प्रतीकों के प्रति सचेत रहता है, समर्पित भी रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी ही चाहिए। तो सेकंड पॉइंट के रूप में आप ये जो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं वो आप लिखते जाना, ठीक है। साझी रुचि हो और सामान्य मानकों और मूल्यों को अपनाना हो। यानी साझी रुचि हो, साझी रुचि का मतलब क्या है, जो इतने भी लोग हों उन सबका एक ही इंटरेस्ट हो कि भाई हमें करना क्या है। अब जैसे दलित संगठन वाले हैं, दलित संगठनों का क्या है, सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो भी समुदाय के लोग हैं उन पर भेदभाव ना हो, अत्याचार ना हो, ठीक है। दूसरी बात है सामान्य मानकों। मानक क्या होते हैं, देखिए मानव जो है, मानक व्यवहार के नियम है
जो एक संस्कृत के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं या फिर उसे मूर्त रूप देते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या वर्जित है, क्या उचित है, क्या वर्जित है। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य मानक हो और ये मूल्य हो इनके, और एक परिभाषित समझना हो कि परिभाषित का मतलब क्या है कि हम अपने आप को किस रूप में परिभाषित कर रहे हैं। जैसे दलित संगठन है, दलित संगठनों ने अपने आप को परिभाषित कर दिया है कि हम जो दलित उत्थान है, यानी कि जो निम्न वर्ग का उत्थान है, जो दबे कुचले वर्ग है, उनके उत्थान के लिए हम संघर्ष लड़ रहे हैं। तो उस तरह यहाँ एक परिभाषित समझना हो, तभी यहाँ पर ग्रुप जो है यहाँ पर आगे बढ़ पाएगा। और यकीन मानिए इन सब चीज़ों का किसी ग्रुप में अभाव है तो उसे सामाजिक ग्रुप नहीं कहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है कि सामाजिक समूह से तात्पर्य निरंतर अंत्यक्रिया करने वाले उन व्यक्तियों से है जो एक समाज में समान रुचि, संस्कृति, मूल्यों और मानकों को बांटते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा भी हो गई, और जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनके, यानी इनकी जो विशेष कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट में आपका ये कवर हो गया कि समूह क्या होते हैं, वो समूह आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अगली हेडिंग आपकी है यहाँ पर समूहों के प्रकार, यानी कि समाजशास्त्रियों ने जो समाज में समूहों का वर्गीकरण किया है उन समूहों के बारे में हम देखेंगे। यानी समाजशास्त्रियों और मनोविज्ञानियों ने यहाँ पर, ठीक है, इन्हें वर्गीकृत किया है। ये बात आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि भाई यहाँ पर एक समाज में जो भी आधुनिक और बड़े समाज हैं, वहाँ पर जो समूह बनते हैं उन समूहों के बनने में आपने अंतर देखा है, तौर तरीकों में अंतर देखा है। कुछ में क्या है, कुछ समूहों में आपने, कुछ समाजों में ये देखा है कि जो अंत्यक्रिया होती है बहुत ज़्यादा नज़दीक, घनिष्ठ या पास पास की अंत्यक्रिया होती है। वहीं कुछ समाज ऐसे हैं, इन्हें आधुनिक समाज कहते हैं, यहाँ पर अवैयक्तिक, अनासक्त और दूरस्थ अंत्यक्रिया होती है। अवैयक्तिक का मतलब होता है इम्पर्सनल, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल से, व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, इसे इम्पर्सनल बोलते हैं। अनासक्त का मतलब होता है डिटैच्ड। डिटैच यानी डिटैच शब्द आपने सुना होगा। डिटैच शब्द ये खास करके गन वगैरह में आता नहीं है कि डिटैचेबल मैगजीन, ठीक है, ऐसे करके आता है। तो डिटैच का मतलब होता है अलग करना, पृथक करना। ठीक है, दूरस्थ का मतलब क्या है, यानी कि डिस्टिंक्ट, यानी कि यहाँ पर जिसमें दूरी हो। तो इस तरह के आधुनिक समाजों में अगर हम देखें तो आधुनिक समाजों में ये अवैयक्तिक, अनासक्त और इस तरह की यहाँ पर अंत्यक्रिया आपको देखने को मिलती है। तो चाहें तो आप ये लाइन लिख लेना और चाहें तो आप इसे स्किप कर देना, क्योंकि आप ऊपर लिख चुके हैं लाइन। यहाँ पर केवल मैंने शब्दों, जो शब्द हिंदी में दिए हुए थे उनके अर्थ बताए हैं, तो उनके बारे में केवल बताया है। जो समाज कौन कौन से प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आपका पहले प्रकार का जो समाज यहाँ पर बताया गया है, आपकी पहली सब हेडिंग यहाँ पर ये पड़ेगी प्राथमिक और द्वितीयक समाज, यानी समूह, यानी प्राथमिक और द्वितीयक समूह। तो इनके बारे में आप पहले देखेंगे, यानी कि हम समूहों पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये आपके पहले समूह जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग आप ये डाल दीजिए। देखिए, प्राथमिक समूह से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो तात्पर्य है लोगों के छोटे समूह से है, जहाँ पर इनके मध्य जो है आमने सामने मेल मिलाप होता है और कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। यानी कि ये एक दूसरे को पर्सनली जानते होते हैं और इनके साथ इनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। यानी कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द मौजूद व्यक्तियों को अच्छे से जानता है, परिचित होता है, तो यहाँ पर इनकी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तो इन समूहों को हम प्राथमिक समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख लेना, आपका परिवार हुआ, गाँव के लोग हुए, मित्र हुए, ये सब प्राथमिक समूहों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके जो द्वितीयक सामाजिक समूह हैं। देखिए, द्वितीयक सामाजिक समूह ये जो है आकार में बड़े होते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संबंध हैं वो आपको औपचारिक, फॉर्मल और अवैयक्तिक संबंध देखने को मिलेंगे, यानी इम्पर्सनल। यानी हम किसी को इंडिविजुअली डायरेक्ट नहीं जान रहे हैं, केवल उसके पद नाम से या उसके पद के आधार पर उसे हम परिचित हैं, फॉर्मली परिचित हैं। तो ये द्वितीयक समूह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई प्राथमिक समूह जो होते हैं वो व्यक्ति उन्मुख होते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर प्राथमिक समूह जो है वो व्यक्ति उन्मुख है, यानी यहाँ पर व्यक्ति को वरीयता दी जा रही है, व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बल्कि जो द्वितीयक समूह है ये लक्ष्य उन्मुख है। लक्ष्य का मतलब क्या है, किसी हम एक सामान्य उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए साथ साथ काम कर रहे हैं, ये द्वितीयक समूह का एग्जाम्पल है। तो जैसे यहाँ पर विद्यालय हुआ, विद्यालय में हमारा लक्ष्य क्या है, शिक्षा प्राप्त करना। सरकारी कार्यालय में क्या है, यानी अपना जॉब करना, ये उद्देश्य है। अस्पताल में क्या है, अस्पताल में हमें इलाज करवाना है, ये हमारा लक्ष्य है वहाँ पर। छात्र संघ वगैरह, ये सब क्या है, द्वितीयक समूह है। यहाँ पर हम फॉर्मली इंटरेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट एक दूसरे से हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आत्मीय संबंध स्थापित हमारे नहीं है। तो इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक समूह कहेंगे, यानी सेकेंडरी सोशल ग्रुप कहेंगे इसे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसके बारे में आप सेकंड पॉइंट और सेकंड सब पॉइंट आप लिख लेना।
आगे बढ़ते हैं। आपकी अगली हेडिंग है यहाँ पर ग्रुप्स में ही, ग्रुप के अगले प्रकार में सेकंड हेडिंग आपकी आप डालेंगे यहाँ पर समुदाय, समाज अथवा संघ। समुदाय को हम कम्युनिटी कहते हैं, समाज को हम सोसाइटी कहते हैं और संघ को एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी अंग्रेजी में इन तीनों के नाम आप अवगत होंगे। सबसे पहले बात करते हैं समुदाय से। देखिए, समुदाय से तात्पर्य यहाँ पर उन मानव संबंधों से है जो कि बहुत ज़्यादा वैयक्तिक, घनिष्ठ और चिरस्थायी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ या मजबूत होते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति की जो भागीदारी है वो सच्चे मित्रों या एक सुगठित समूह में भले ही परिवार जितनी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समुदाय में मान लीजिए कोई व्यक्ति समुदाय का व्यक्ति है तो वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि परिवार की तरह ही उसका बिल्कुल आत्मीय संबंध स्थापित हो, नहीं, लेकिन समुदाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपने एक समुदाय के लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरह के समूह जो होते हैं वो समुदाय वाले समूह कहे जाते हैं। जैसे किसी जाति विशेष के समुदाय बने हुए हैं, हर किसी जाति के अपने अपने समुदाय बने हुए हैं, ठीक है, यानी हर जाति विशेष की अपनी अपनी कम्युनिटी क्रिएट हुई है। तो वहाँ पर उस कम्युनिटी में लोग आपस में आकर मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है। वहाँ पर हो सकता है उनके जो संबंध हैं घरेलू जैसे ना हो, जैसे घर में होते हैं परिवार में, हो सकता है परिवार में तो सुबह शाम का उठना बैठना होता है, हर चीज़ के बारे में पता होता है कि भाई व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उतने ज़्यादा संबंध प्रगाढ़ ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई समूह के लिए, समुदाय के लिए उस व्यक्ति का रोल इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो समुदाय हैं या जो हैं तो वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका जो है सेकंड पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर समाज की और संघ की बात बताई गई है। देखिए, समाज को और संघ को अगर हम देखें तो ये समुदाय के बिल्कुल विपरीत है। यानी आप यहाँ पर समाज के बारे में, यहाँ पर समाज में आधुनिक समाज का एग्जाम्पल लिया गया है। आधुनिक नगरीय समाज में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके संबंध अवैयक्तिक होते हैं, डायरेक्ट तो किसी से इंटरेक्शन नहीं होता है, ज़्यादातर संबंध अवैयक्तिक हैं, यानी इम्पर्सनल है, अपने तक ही सीमित रहते हैं लोग। बाहरी और अस्थायी संबंध होते हैं, यानी कि फॉर्मल अंत्यक्रिया होती है, हाय हेलो वाली केवल टेम्परेरी होते हैं, अपने मतलब के लिए होते हैं, ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप? समाज में जो आधुनिक समाज को, देखिए यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात ये है, यहाँ पर हर तरह के समाजों के बारे में नहीं बताया गया है, केवल आधुनिक समाज की यहाँ पर परिभाषा देने की कोशिश की गई है कि आधुनिक समाज जो है हमारा वो इस तरह का है, ठीक है। तो ये हर किसी समाज पर एप्लीकेबल नहीं होगा, छोटे समाजों पर एप्लीकेबल नहीं होगी परिभाषा। ये आधुनिक समाज की परिभाषा को यहाँ पर ध्यान में रखकर यहाँ पे बताया गया है। तो आधुनिक समाज अगर आप देखेंगे तो आधुनिक समाज वास्तव में कुछ इसी प्रकार के समाज हैं। तो आप यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर ये पूरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। अब वहीं बात करते हैं संघ की। संघ जो होते हैं यहाँ पर, संघ जैसे आपने देखा होगा डॉक्टरों के संघ हैं, जो व्यापारी हैं व्यापार संघ वगैरह हैं, जैसे मछुआरों के संघ हैं, कृषक जो हैं बड़े बड़े किसान हैं उनके संघ बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारा साझा उद्देश्य है, साझा लक्ष्य है, उसको लेकर हमने यहाँ पर अपने एक संघ क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आत्मीय संबंधों से ज़्यादा अपने व्यापार पर, अपने जो उद्देश्य पर फोकस किया जाता है। यानी यहाँ पर हम एक दूसरे को जानने से अपेक्षा क्या करते हैं, करार करते हैं या समझौता करते हैं। संघ में क्या करते हैं, एसोसिएशन में हम करार या समझौता पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला जो इसी में सब पॉइंट लिख लेना, वाणिज्य और उद्योग की यहाँ पर आवश्यकता ये क्या है, एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से नबातोला हो, युक्ति संगत हो और निजी हितों के अनुसार हो। यहाँ पर हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा जानने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि फॉर्मली क्या है, करार या समझौते में यहाँ पर दिलचस्पी रखते हैं। यानी हम करार और समझौते पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये ऐसे करके क्या बन जाएगा, ये आपका ये संघ बन जाएगा। तो संघ के बारे में आप यहाँ पर लिख लेना। थोड़ा सा समाजशास्त्रियों ने इनकी तुलना भी की है कि भाई समाज और समुदाय या संघ ये किस प्रकार से हैं। समुदाय और आपके प्राथमिक समूहों में, समुदाय में आपने एक बात कॉमन देखी थी कि लोग मिलजुल रहे हैं, लोगों की अंत्यक्रिया हो रही है। बस समुदाय में अंतर ये था कि समुदाय में घर जितनी अंत्यक्रिया नहीं है। यानी घर में तो एकदम बहुत ज़्यादा प्यार होता है, माँ बाप का प्यार होता है, माँ जो है दूर से ही देख के जान जाती है आप क्या प्रॉब्लम में है। तो समुदाय में उस तरह की नहीं है भूमिका, लेकिन समुदाय में व्यक्ति का रोल अहम है। तो समुदाय और प्राथमिक समूह को यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इक्वल माना गया है, बराबर माना गया है। वहीं संघ और द्वितीयक समूह को यहाँ पर इक्विवेलेंट माना गया है। इक्विवेलेंट का मतलब आप जानते होंगे, समतुल्य माना गया है, ठीक है। समतुल्य का मतलब क्या है, यानी कि लगभग एक समानार्थी जैसे लग रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे उद्देश्यों को लेकर लगभग द्वितीयक समूह में भी वही चीजें थी जैसी यहाँ पर थी, तो इनमें इक्विवेलेंट इन्हें माना गया है। तो यहाँ पर नोट करके आप लिख लेना। देखिए, समान का अभिप्राय क्या है कि जो चीज यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज मेटल की, धातु की है, तो सामने वाली भी चीज धातु की ही है, तो ये समान हुआ। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने एक तरफ तो 1 किलो वजन ग्राम की यहाँ पर कोई धातु रख दी,
1 किलोग्राम वजन की। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम में आप चावल रख दे रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट माना जाएगा, यानी यहाँ पर 1 किलोग्राम में आप चावल रख दे रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि समुदाय और प्राथमिक समूह समान है और वहीं संघ और द्वितीयक समूह कैसे हैं, समतुल्य। समतुल्य को इक्विवेलेंट कहते हैं। अगर आप मैथ के अगर छात्र हैं तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने दूसरे प्रकार के यहाँ पर जो समुदाय और समाज है या संघ है इनके बारे में देख लिया। अब अगले प्रकार के समूह भी होते हैं। तीसरी हेडिंग आपकी जो है ये है अंतः समूह एवं बाह्य समूह। देखिए अंतः समूह जो होते हैं यानी कि यहां पर संबंधित होने की भावना अंतः समूह की पहचान बनती है, हमें या हम। अंतः समूह का मतलब यही है कि कोई हमारे करीब है तो वो क्या है, अंतः समूह बना रहा है, यानी हमारे करीब के कोई व्यक्ति मिलकर एक समूह बना रहे हैं, वो अंतः समूह बन रहा है। बाह्य समूह क्या है, जिससे हमारे विचार या हमारे तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, वो बाह्य समूह वाला व्यक्ति है। जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए एक स्कूल ए है, अब एक स्कूल के ए के बच्चों का अंतः समूह बना हुआ है, स्कूल के बी से इनका तालमेल नहीं बैठ रहा है तो ये बी से अलग इन्होंने अपना एक अंतः समूह बना लिया। ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी बच्चा अमेरिका के स्कूल से यहाँ पर आ रहा है तो वो क्या है, उसे बाह्य समूह का मान सकते हैं क्योंकि ये उनके जैसा नहीं है, उनके जैसे बिहेव नहीं कर रहा है, उनकी जैसी भाषा नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संबंधित होने की भावना, संबंधित मतलब जुड़े होने की भावना जो होती है वो अंतः समूहों की पहचान होती है। ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट लिख लेना कि संबंधित होने की भावना यानी कि जुड़े होने की भावना जो है वो अंतः समूह की पहचान होती है। तो इसी में सब पॉइंट यानी कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उस स्कूल में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरुद्ध एक अंतः समूह बना सकते हैं। देखा होगा आपने अपने अपने स्कूली स्तर पर, आपने देखा होगा कि लोग इस तरह के समूह बना लेते हैं, बच्चे बना लेते हैं, कॉलेज लेवल पर समूह बना लेते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों से हमारे विचार तालमेल नहीं खाते हैं, जिन व्यक्तियों से हमारे जो है सामंजस्य नहीं बैठता है, तो उनके विरुद्ध हम अपना एक अंतः समूह बना लेते हैं। 4-5 लड़कों को साथ में लेकर अपना एक समूह क्रिएट कर लेते हैं। तो लड़कों लड़कियों में समूह ये देखने को अक्सर मिलते हैं, अंतः समूह इस तरह के देखने को मिलते हैं। वहीं बाह्य समूह की बात करें, बाह्य समूह जो होते हैं ये बताया गया है एक बाह्य समूह के सदस्यों को अंतः समूह के सदस्यों की ओर से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिकूल का मतलब क्या है, हो सकता है कि ये अंतः समूह वाले लोग इन लोगों को एक्सेप्ट ही ना करें, इन्हें स्वीकार ही ना करें, तो ऐसे समूहों को बाह्य समूह कहा जाएगा। अब बाह्य समूह के बारे में जो परिभाषा एक जैसी नहीं है, हो सकता है परिवर्तित भी हो, यानी बाह्य समूह ये नहीं है कि भाई एक जैसा हो। अब जैसे मान लेते हैं घर में, जैसे एग्जाम्पल में एक घर का ही दे रहा हूँ, घर में आपके जो है पूरा फैमिली के बच्चे हैं वो साथ में रहते हैं, उनका एक अंतः समूह बना हुआ है। तभी कुछ नए रिश्तेदार जो है, नए रिश्तेदारों के बच्चे और आ जाते हैं, तो हो सकता है वो अंतः समूह वालों के लिए जो नए रिश्तेदारों के बच्चे आए वो बाह्य समूह वाले हों। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। यहाँ से बताया गया है कि जो प्रवासी होते हैं, प्रवासियों को किसी देश में अक्सर बाह्य समूह के रूप में जाना जाता है। तो बाह्य समूह की परिभाषा जो है यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करती है कि भाई, यानी यहाँ पर भी बताया है कि ये कौन संबंधित नहीं की वास्तविक परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। यानी जो आपके बाह्य समूह है इनकी परिभाषा यहाँ पर निश्चित नहीं है, ये बदलती रहती है, सामाजिक संबंधों के अकॉर्डिंग, संदर्भों के अकॉर्डिंग परिभाषा बदलती रहती है। जैसा कि मैंने एक घर का एग्जाम्पल दिया है और एक देश के संबंध में एग्जाम्पल दिया है। देश के संबंध में कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है, प्रवासी आ रहा है, तो बाह्य समूह वाला माना जाएगा। और वहीं अगर एक घर में अगर हम देखें तो घर में मान लीजिए किसी रिश्तेदार के बच्चे आ गए तो हो सकता है घर वाले जो अंतः समूह वाले बच्चे हैं उनके लिए वो बाह्य समूह बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर जो परिभाषा है बदलती रहती है। तो यहाँ पर सब पॉइंट करके लिख लेना कि बाह्य समूह की वास्तविक परिभाषा नहीं है, यानी बाह्य समूह की परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। ये लिख लेना आप, बाह्य समूह की परिभाषा समय और सामाजिक संदर्भों के साथ बदलती रहती है। एक समाजशास्त्री हुए हैं MN श्रीनिवास, तो इन्होंने यहाँ पर एक सर्वे किया है और सर्वे में बताया है, एक ग्रामीण का सर्वे कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो उस समय बाहर से आए हुए लोग थे उन्हें नन्हे मुन्ने बंदा बरतू कहा जाता था, यानी कि कल या परसों आए हुए कहा जाता था। और यानी कि जो पुराने लोग थे, पुराने प्रवासी थे, उन्हें अर्स येंदा बंदा बारू कहा जाता था, बहुत पहले से आए हुए थे। और जो पुराने लोग रह रहे थे, पुराने वंश के, उन्हें खादीम कुलागुगालू कहा गया था। तो इस तरह के यहाँ पर बताएंगे लोगों ने अपने अपने समाज में ऐसे प्रचलित नाम बना लिए थे कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, व्यक्ति वैसा है। ठीक है, नोट करके यहां पर भी आप लिख लेना। नोट करके यहां पर एक लाइन यहां पर बताई गई है, जो समूहों में संबंध हैं ये बदलते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंतः समूह के साथ बाह्य समूह का सामंजस्य नहीं हो सकता है। काफी बार क्या होता है, एक बाह्य समूह के सदस्य जो माने जाते हैं वो भी लोग अंतः समूह के सदस्य बन जाते हैं, इनके संबंध बदलते रहते हैं। हो सकता है मान लीजिए तालमेल बैठ जाए, विचार लोग जानने लगे, उस समूह के सदस्य बन जाए। ये होता है, अक्सर स्कूलों में होता है, हर जगह होता है। तो ये नोट करके आप ये लिख लेना।
अगली आपकी हेडिंग है, देखिए आपने यहाँ पर 3 तरह के समूह, अंत्य समूह, बाह्य समूह तक देख लिए थे। अगला आपका समूह है संदर्भ समूह। चौथी आपकी हेडिंग है संदर्भ समूह, इनके बारे में देखेंगे। देखिए यहां पर संदर्भ समूह जो होते हैं ये ऐसे समूह होते हैं, यहां पर किसी और व्यक्ति को आदर्श मानकर चलते हैं ये व्यक्ति, यानी कि ऐसे समूह क्या है, किसी और समूह को देखकर अपने आप को उसी समूह के अकॉर्डिंग ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, तो अमेरिका में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे पहनावा पहन रहे हैं, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल है, और वही लाइफ स्टाइल हमारे इंडिया में रहने वाले लोग कॉपी करने की कोशिश करें, तो ये जो समूह है अमेरिका वाला, ये इनके लिए संदर्भ समूह कहलाएगा। यानी इंडिया वालों के लिए ये अमेरिका वाला समूह जो है वो क्या है, एक संदर्भ समूह के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, यानी ये समूह संदर्भ समूह बन जाएगा। तो यहां पर वही सब चीजें हैं कि किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं और उनकी शैली का अनुकरण करना चाहते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम संदर्भ समूह कहते हैं। तो यहां पर आप पहला पॉइंट ये लिख लेना, ये यहां से लेकर यहां तक, और इसी में सब पॉइंट, वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। यानी वे समूह जिनकी जीवन शैली, जैसे इंडिया के लिए अमेरिका वालों को मान लीजिए इंडिया वाले अमेरिका वाली लाइफ स्टाइल को भी करना चाह रहे हैं, तो इंडिया के लिए संदर्भ समूह क्या है, अमेरिका है। अब मान लीजिए अमेरिका वाले इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो अमेरिका वालों के लिए संदर्भ समूह क्या है, आपका इंडिया हो गया। ठीक है, इंडियन लोग संदर्भ समूह कहलाएंगे। तो आप पहले का सब पॉइंट लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब ये सब चीजें हैं, देखिए संदर्भ समूह क्या है, संदर्भ समूह में संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यानी कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानने में, किसी समूह के बारे में जानने में, समूह के अचीवमेंट क्या क्या हैं, किस तरह से समूह आगे सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं कि भाई वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर यही दिया गया, एग्जाम्पल में आप ये लिख लेना, औपनिवेशिक जो समय था वहाँ पर कई मध्यवर्गीय भारतीय जो थे वो अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। तो ऐसे में आप देखेंगे यहाँ पर जो महत्वाकांक्षा रखने वाले समूह के लिए ये संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें बताई गई हैं, जैसे एग्जाम्पल तो आपने ये लिख लिया होगा। काफ़ी बार क्या होता है, जो हमारे संदर्भ समूह होते हैं उनके द्वारा उनसे लिया जाने वाला व्यवहार हमारे समूह में एक जैसा नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे हमारे यहाँ के उस समय के जो पुरुष थे वो तो जो ब्रिटिशर्स वाले समूह थे उनके व्यवहार को कॉपी करना चाह रहे थे, उनके जैसे बनना चाह रहे थे, उनकी जैसी पोशाक वगैरह धारण करते थे, लेकिन वो अपेक्षा यही चाह रहे थे कि हमारे यहाँ की महिलाएं हैं वो भारतीय संस्कृति को ही फॉलो करें। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी कि पूरे के पूरे लैंग्वेज सब लोग नहीं चाह रहे थे, यानी कि जो आधुनिक लोग बनना चाह रहे थे, आधुनिक लोग भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति में जो महिलाएं हैं, महिलाओं को फिर भी नीचा समझ रहे थे। महिलाओं के लिए उनकी वही सोच बनी हुई थी कि महिलाएं वैसी ही बनी रहें। ठीक है, नहीं वे भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें। यानी कि जो लोग आधुनिकता की पैरवी कर रहे थे, अपने आप को एक आदर्श दिखाना चाह रहे थे, अपने आप को ब्रिटिश वालों को कॉपी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में भी यही बात थी कि भारतीय महिलाएं जो है वो बिल्कुल भारतीय बनी रहें, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग अपने अपने उद्देश्यों को लेकर, अपने अपने माइंडसेट को लेकर इस तरह के संदर्भ समूहों को कॉपी करते हैं। ये बात आपने यहाँ पर देख ली, यानी पुरुषों ने लगभग एक जैसे मापदंड यहाँ पे कॉपी नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी लिंग भेद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्त्रियों के लिए यहाँ पर अलग मापदंड बना दिए हैं इन्होंने और पुरुषों के लिए अलग मापदंड बना दिए हैं। ठीक है, तो ये तो आपके यहाँ पर इन समूहों के बारे में बात हो गई। अब अगली हेडिंग है आपकी, ये संदर्भ समूह है, 5वां है समवयस्क समूह। समवयस्क का मतलब साफ साफ है एक जैसी हम उम्र के बच्चे हैं, समवयस्क समूह है। यानी एक प्रकार का एक प्राथमिक समूह बोला जाता है जो सामान्यतः समान आयु के बच्चों के व्यक्तियों के बीच या सामान्य व्यवहार समूह के बीच ये बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप नोट कर लेना, यानी ये इनके बीच में बनता है, इसे समवयस्क समूह कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समवयस्क समूह में एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि भाई समूह क्या क्या चाह रहा है, समूह के लोग क्या चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छात्र जीवन में तमाम बार ये आता है, अरे मर्द है तू, मर्द है, ये काम कर, इस तरह की बातें होती हैं। तो भैया कि यहाँ पर ये तय करते हैं कि भाई व्यक्ति को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, यानी उनके समूह वाले व्यक्ति क्या करना चाहिए उन्हें या नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए ये दबाव डालते हैं, अपने समूह वाले व्यक्तियों पर ये दबाव डालते हैं। ठीक है, यानी अपने समवयस्क साथी द्वारा डाले गए सामाजिक दबाव से है इसका आशय तात्पर्य। ठीक है, कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आप यहाँ पर लिख लेना पहले का सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं, समवयस्क समूह आपने देख लिए हैं। अगली आपकी जो हेडिंग है, यानी ये तो समूह हो गए, अब जो समाज का स्तरीकरण किया गया है, जो स्टेटस बनाए गए हैं, वो हम देखेंगे समाज का स्तरीकरण किस प्रकार से किया गया है। अब तक तो आपने समूह देख लिए, 5 प्रकार के समूह थे, 5 प्रकार के समूह आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगली हेडिंग आपकी जो है
ये सामाजिक स्तरीकरण से है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है, ये कैसे है, यानी कि यहां पर अगर हम इसे परिभाषित करें कि लोगों के जो विभिन्न समूह हैं इनके बीच में संरचनात्मक असमानताओं के रूप में से हम परिभाषित करते हैं। यानी सामाजिक स्तरीकरण को लोगों के बीच में जो मौजूद संरचनात्मक असमानताएं हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी को अलग स्टेटस मिला हुआ है, किसी को अलग स्टेटस मिला हुआ है, तो इन्हें हम इस तरह से परिभाषित करते हैं। ये आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, अब यहां पर जो ये स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण, इसमें भी इसकी तुलना जो है धरती की चट्टानों से की जाती है। यानी कि जैसे धरती की चट्टानों में एक क्रम होता है, अधिक्रम होता है, जैसे कुछ नवीन चट्टानें हैं, कुछ पुरानी चट्टानें हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर बताया गया समाज भी एक अधिक्रम है जिसमें कई परतें शामिल होती हैं। यहाँ पर देखा जाता है अधिक कृपा पात्र जो होते हैं वो शीर्ष पर होते हैं, यानी ऊपर होते हैं, और कम सुविधा पात्र जो होते हैं वो तल के निकट होते हैं। यानी कि जो पुराने व्यक्ति हैं जिन पर ज्यादा समाज की कृपा रही है वो टॉप पर पहुंच जाते हैं, ऊपर बैठकर शासन चलाने लगते हैं, और जो अभी अभी समाज ग्रो कर रहे हैं वो निचले स्तरों पर होते हैं। तो यहाँ पर स्तरीकरण में हमें ये देखने को मिलता है। यानी स्तरीकरण में हम अक्सर ये तुलना जो करते हैं वो चट्टानों से करते हैं। नवीन चट्टानें नीचे की तरफ हैं और जो पुरानी चट्टानें ऊपर पहुंच गई हैं, तो पुरानी चट्टानें जो कहीं ना कहीं अधिक कृपा पात्र हैं, वहीं जो नए लोग हैं, कम सुविधा पात्र हैं, वो तल के निकट हैं, यानी कि वो हाशिए पर हैं। अभी यहाँ पर इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि भाई जिससे इसकी वजह से समाज में स्तरीकरण होता है, इनके बारे में आप जानेंगे। स्तरीकरण में महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि समाज के संगठन में और स्तरीकरण का जो महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण क्या है, यहाँ पर शक्ति और लाभ की असमानता समाज में केंद्रीय है। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे आपने ऊपर पढ़ा था किसके बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स ने समाज को कहीं ना कहीं संघर्ष के रूप में देखा है, एक द्वंद्व के रूप में देखा है। तो कहीं ना कहीं जो स्तरीकरण वाली भावना आती है, समाज को हम जो स्तरों में विभक्त करने की स्ट्रेटिफिकेशन वाली भावना आ रही है, उसमें भी हम यही देखते हैं कि समाज में शक्ति और लाभ जो है, असमानता जो है व्याप्त है, और इसको केंद्र में रखकर हम जो समाज का जो है यहाँ पर विभाजन करते हैं, समाज को देखते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर जो है वो प्रत्येक ग्रह के जीवन का, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रह के जीवन का प्रत्येक पक्ष स्तरीकरण से प्रभावित होता है। ये सेकंड पॉइंट आप लिख लेना। हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसका जो है जीवन इनसे प्रभावित जरूर होता है। अगर हम मानव समाजों में देखें तो मानव समाजों में, आपके प्राचीन समाजों में भी स्तरीकरण देखने को मिलेगा। जैसे प्राचीन समाजों में अगर हम ऐतिहासिक रूप से जाएं तो आपकी स्लेवरी है, दास्ता जिसे बोलते हैं, जाति प्रथा है, स्टेट और वर्ग समुदाय वाला जो है कॉन्सेप्ट वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्टेट वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है मेरा, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में क्लास 9th में मैंने चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ा दिया है आपको, और वहाँ क्लास 9th में मैंने आपको बताया था कि स्टेट क्या होता है। जैसे फ्रांस का समाज जो होता है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जो है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और थर्ड स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वगैरह आते थे, यानी जैसे हमारे पुजारी वर्ग होता है तो वैसे ही वहाँ पे पादरी वर्ग था। द्वितीय स्टेट में वहाँ पर जो है कुलीन वर्ग आता था, और तृतीय स्टेट में जो है वहाँ पर बड़े व्यापारी आते थे, फिर उसके नीचे समाज में और लोग आते थे, और सबसे निचले क्रम पे कौन थे, मजदूर थे वहाँ पर। तो ऐसे करके इस समाज को स्टेट वाला वर्ग बोला गया, यानी स्टेट और वर्ग लगभग समानार्थी हैं, समान है, कोई अंतर नहीं है। तो आप अगर विभिन्न समाजों में देखें तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी ये सब चीजें स्तरीकरण आपको समाज में देखने को मिलेगा। भारत में भी अगर आप देखें तो भारत में भी आपका वर्ग रहा है, यानी वर्ग का मतलब ये है, यानी उच्च वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला आपका वर्ग, यानी वर्ण व्यवस्था आपके यहाँ भी व्याप्त रही है। तो हमारे यहाँ स्तरीकरण हमारे समाज में भी रहा है, ऐतिहासिक रूप से हमारे यहाँ भी विद्यमान रहा है। ठीक है, जैसे स्टेट जानते होंगे सामंतवादी यूरोप की एक विशेषता थी, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। अब दास प्रथा को देखें तो दास प्रथा आपको पता होगा, यानी कि प्राचीन ग्रीस, रोम, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिणी राज्य, इन सब में दास प्रथा आपको देखने को मिली है। तो ये सब चीजें आप जानते भी हैं। यहाँ पर 1 by 1 करके उठाया गया है जाति के बारे में आप जानते होंगे, जाति कैसे होती है, कैसे मिलती है, कैसे बनती है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि मैं इसे छुड़वाना चाह रहा था, छुड़वाना इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप लोग इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से अवगत हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक बार नज़र डाल देता हूँ, सरसरी नज़र। लिखना नहीं है, केवल आप इसको इतना केवल आप यहाँ पर लिख चुके हैं तो यही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, ये आप लिख चुके हैं, 3rd पॉइंट, यही काफ़ी है, इससे ही समझ जाएंगे दास्ता क्या होती है, जाति क्या होती है, स्टेट और वर्ग क्या होते हैं। जैसे वर्ग हमारे यहाँ विभक्त हैं, ठीक है, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था भी रही है, तो वो सब चीज़ें आप जानते हैं। जाति आप जानते हैं, देखिए जाति हमें कैसे मिलती है। आदमी जो काम करता है, एक तो काम होता है उसके जन्म से होता है, यानी जन्म से आधार पर हमारी कोई जाति तय कर दी कि भाई आप इस जाति में जन्म लिया है तो आप यही काम करेंगे। दूसरा होता है कि भाई हम समाज में रहकर विभिन्न
कौशलों को अर्जित कर कर अपना कोई पेशा बनाते हैं। लेकिन जाति में क्या है, जाति में हम समाज में रहकर क्या करते हैं, जो हमारे समाज ने, हमारी जाति ने हमें जन्म से परिस्थिति प्रदान कर दी है, जन्म से हमें स्टेटस प्रदान कर दिया है, वही स्टेटस हमारा जीवन पर्यंत बना रहता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन्हें पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर मायने नहीं रखता है, बल्कि उसकी परिस्थिति यानी जन्म के आधार पर उसकी स्थिति तय होती है। जैसे कि भारतीय समाज में है, यानी जातवादी समाज में जन्म के द्वारा प्रदत्त जो परिस्थिति है, ये व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज की तुलना में ज्यादा पूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं जाति संरचना जो है किसी व्यक्ति की पवित्रता, अपवित्रता, ये सब चीजें परिभाषित करती है। जैसे आपने देखा होगा काफी बार, ये पीछे के समय में आप उठा के देखेंगे तो पहले के समय में भी विश्वास यही था, जो पुरोहित वर्ग है यानी कि ब्राह्मण जो है वो सबसे ज्यादा पवित्र हैं, इन्हें सबसे श्रेष्ठ पंचम बोला गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कई बार सबसे हाशिए पर रहे हैं उन्हें भाई जाति बोला गया है, सबसे निम्न स्तर पर है उन्हें भाई जाति बोला गया है। तो हमारे यहाँ भी समाज जो है, परंपरागत समाज व्यवस्था जो थी हमारी 4 वर्डों में विभक्त थी, जो कि वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विभक्त थी। अब इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जाति आधारित समूह है, जाति आधारित समूह तो आपने जानते ही हैं, हमारे यहाँ व्यवसाय आधारित भी समूह है, और व्यवसाय आधारित हमारे यहाँ अनिगत जात समूह बन गए हैं जिन्हें जाति कहा जाता है। इन तमाम लोगों ने विभिन्न व्यवसायों को अपना पेशा बना लिया है और वास्तव में वो उन्हीं की जाति बन चुकी है। तो ऐसे भी हमारे यहाँ समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें देखिए, ये सब जानते हैं, उच्च जातियों, ये सब चीजें देखिए आप लोग ये सब जानते हैं, इनके बारे में, जाति के बारे में आप लोग पहले से पढ़कर आ रहे हैं कि जाति व्यवस्था कितनी जो है कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए कलंक के रूप में है, और इससे हमारे समाज में क्या क्या असर पड़ा है, कैसे समाज हमारा विभक्त हुआ है, ये सब आप पहले से पढ़कर आ रहे हैं। ये चीज मैं स्किप मार रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ आराम से, जिसे पढ़ना हो पढ़ लेना। वैसे हम सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से लगभग हर चैप्टर में, आपके पॉलिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वर्ग, अब बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग इसी में आ जाता है, यानी कि वर्ग की अगर हम बात करें, कैटेगरी की बात करें, तो यहां पर मार्क्स, वेबर, प्रकारवादी, इन सब ने अपने अपने विचारों का उल्लेख किया है वर्ग के संदर्भ में। वर्ग को परिभाषित करने का इन्होंने प्रयास किया है। मार्क्स जो सिद्धांत है, यानी मार्क्स ने वर्ग की परिभाषा इस प्रकार से दी है, मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। यानी मेनली ये संसाधनों को यहाँ पर केंद्र मानकर वर्ग को परिभाषित कर रहे हैं कि किस वर्ग के हाथ में संसाधन सबसे ज्यादा है तो वो वर्ग सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। ये मार्क्स के विचार हैं। यानी मार्क्स ने समाज में जो संसाधन है, यानी वर्ग और उत्पादन के बीच में साधन है, उनके बंटवारे को लेकर ये परिभाषा दी है। तो इन्हें ऐसे करके यहाँ पे परिभाषित किया है कि भाई ये इस तरह का वर्ग बन गया। तो वर्ग इसी में सब हेडिंग करके आप लिख लेना वर्ग की, ठीक है। जाति आपने हेडिंग डाल ली होगी, जाति के बारे में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। जाति के बारे में अगर आप ज्यादा लिखने के इच्छुक हैं तो ये लाइन आप यहाँ पर लिख लेना केवल, ठीक है। और बाद बाकी जाति के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी जो वर्ग है, वर्ग के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप वर्ग के बारे में आपने सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स का विचार है वो आपने यहाँ पर देख लिया है। यानी इन्होंने संसाधनों का जो बंटवारा है, बंटवाने के उपरांत जो परिस्थिति बन रही है उसके बारे में इन्होंने बताया है। वहीं वेबर की अगर बात की जाए, वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है और इसका तात्पर्य क्या है, बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। यानी कहने का मतलब क्या है, वेबर ने यहाँ पर जो समाज में वर्ग का जो जोड़ दिया है, इन्होंने आर्थिक वर्गों पर विशेष बल दिया है। इनका मानना ये है कि भाई असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है। इन्होंने आर्थिक रूप से ज्यादा बल दिया है, इन्होंने खास करके बाजारीकरण पर ज्यादा बल दिया है। और यहां पर उन्होंने कहा है कि यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती है, ये भी इन्होंने माना है। ये वेबर के विचार हैं इस संदर्भ में। प्रकार्यवादी की बात करें हम, प्रकार्यवादियों ने इस संदर्भ में क्या माना है उनके बारे में भी हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, प्रकार्यवादियों ने जो समाज में स्तरीकरण में देखा है, तो प्रकार्यवादियों का मानना यह है कोई भी समाज जो है वर्ग विहीन नहीं है, और लगभग वर्ग जो है वो हर समाज में मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर जो सामाजिक स्तरीकरण की भावना में प्रकारवादी सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी समाज यहाँ पर वर्गहीन या संस्तरण मुक्त नहीं है। यानी हर समाज में स्तर मिलेंगे, हर समाज में आपको कोई व्यक्ति जो ऊंचाई पर मिलेगा, कुछ टॉप पर मिलेगा, कोई सीट्स पर मिलेगा। यानी टॉप पर और जो है नीचे के लेवल पर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई व्यक्ति सीट्स पर होगा, कोई धरातल पर भी होगा। और ये सब है क्यों, ये आपके कहीं ना कहीं इसमें बौद्धिक कारक भी है। यानी प्रकारवादी बार बार फोकस यही करते हैं कि इसमें आपका व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोल निभाती हैं, व्यक्ति को ऊपर पहुंचने में और व्यक्ति के नीचे गिरने में। तो प्रकारवादी कुछ इस तरह से वर्ग को देखते हैं।
अगले पॉइंट में आपके यहाँ पर जाति व्यवस्था और आपकी जो वर्ग है इसमें अंतर बताया गया है। देखिए, जाति व्यवस्था जो आपकी है इसमें सामाजिक अधिक्रम यानी सामाजिक जो भी इसका जो अधिक्रम चलता है वो कठोर है और निश्चित है। यानी कि आप जिस घर में आपका जन्म हो रहा है और आपके माता पिता जिस जाति से हैं वही जाति आपको मिलेगी, और ऐसे करके समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती रहती है। वहीं आधुनिक वर्ग में अगर वर्ग व्यवस्था अगर हम देखें तो वर्ग व्यवस्था एक खुली है। यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपकी उपलब्धि पर आधारित है। यानी आप जितने ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर परिश्रम कर लेंगे, जितना आप बौद्धिक ज्ञान का प्रयोग कर लेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जाति से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आपको अवसरों को आपकी जाति में नहीं तोला जाएगा, बल्कि यहाँ पर सीधी बात है, ओपन पूरा एक आधुनिक वर्ग है, और उस ओपन व्यवस्था में आपको यहाँ पर जितना आप प्रयत्नशील रह लेंगे, जितना आप अपना परिश्रम कर लेंगे, उतना ही आपको प्रतिफल मिल जाएगा। तो ऐसे करके वर्ग और जाति में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अभी के जो लोकतांत्रिक समाज हैं, तो लोकतंत्री समाजों में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर समाजों ने इस तरह के नियम और कानून बनाए हैं जिसके जरिए आपकी जो हाशिए पर मौजूद जाति हैं, इन जातियों को भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह के कानून हमारे यहाँ बने हुए हैं, कोई भी कानून रूप से इन्हें रोक नहीं सकता। यानी हमने लगभग समानता की बात की है, और समानता में कोई व्यक्ति यानी निचली से निचली जात का व्यक्ति भी ऊंचे पद पर अपनी योग्यता के आधार पर पहुंच सकता है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी। तो हमने जाति और वर्ग का यहाँ पे अंतर था वो भी चौथे पॉइंट में क्लियर कर लिया है, और वर्ग के बारे में भी हमने जान लिया कि वर्ग है क्या और किस तरह से वर्ग क्रिएट हुए हैं। सबके अपने अपने यहाँ पर तर्क हैं, यानी कि कार्ल मार्क्स का भी तर्क देख लिया, वेबर का भी तर्क देख लिया, और यहाँ पर आपके जो प्रकार्यवादी हैं, फंक्शनलिस्ट हैं, इनके भी तर्क आपने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग स्वतंत्र रूप से है परिस्थिति और भूमिका, यानी कि आपकी स्टेटस और रोल्स ये कैसे मिलते हैं। परिस्थिति की बात करें, परिस्थिति से तात्पर्य यहां पर सामाजिक स्थिति से है और इन स्थितियों से जुड़े अधिकारों और कर्तव्यों से है। यानी कि जो समाज आपको स्थिति प्रदान कर रहा है और उस स्थिति के आधार पर आपके अधिकार और कर्तव्य बनते हैं, वो आपकी परिस्थिति कहलाएगी, यानी स्टेटस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है माँ का, यानी कि माँ के नाते क्या है, माँ के नाते एक तो माँ तो उसकी परिस्थिति बना दी, स्टेटस बना दिया, लेकिन उसका आचरण क्या है, अपने बच्चों को नैतिक बातें सिखाना और बच्चों को ग्रो करना, बच्चों को जो है एक सामाजिक परिवेश प्रदान करना, अच्छी शिक्षा देना, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो एक माँ की स्थिति है। वहीं जो भूमिका वाला पक्ष है, देखिए ध्यान देने वाली बात यह, भूमिका जो है वो परिस्थिति का व्यवहारात्मक पक्ष है, यानी कि डायनामिक जो पक्ष बोलते हैं वो भूमिका है, रोल है। यानी किसी को आपने स्टेटस तो दे दिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, अब ए व्यक्ति को आपने महिला का जो माँ का कर्तव्य, माँ का स्टेटस तो दे दिया, माँ का दर्जा तो दे दिया। अब माँ के दर्जे के हिसाब से वो रोल किस तरह का निभा रही है, किस तरह से परिवार को आगे लेकर चल रही है, किस तरह से बच्चों का लालन पालन कर रही है, अपने पति को संभाल रही है, अपने जो भी उसके घर में जो भी उसके बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, उनको कैसे देख रही है, तो वो उसका रोल हो गया। यानी ये कहीं ना कहीं व्यवहारात्मक पक्ष है। भूमिका जो है परिस्थिति का व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ग्रहण की जाती हैं, यानी परिस्थितियां का मतलब क्या है, ये ग्रहण की गई हैं, यानी स्टेटस ग्रहण किया गया है। एक ससुर के लिए एक बेटे की जो पत्नी है बहू होगी, ठीक है, एक जो पत्नी है यानी एक जो बहू है उसके बेटे के लिए उसकी पत्नी है, ठीक है, और वही उसके अगर बेटे का भी कोई बेटा हो जाता है तो उसके लिए माँ भी है। तो ये क्या है, ये परिस्थिति है, स्टेटस है, क्योंकि वो ग्रहण किया है। जबकि भूमिका क्या है, भूमिका वो अपनी अपनी निभा रही है, भिन्न भिन्न भूमिकाओं का वो निर्वहन कर रही है, यानी कि जो जो समाज के मानक हैं उनके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी भूमिकाएं समय समय पर युक्ति संगत तरीके से निभा रही है। तो परिस्थितियां जो होती हैं वो ग्रहण की जाती हैं, स्टेटस ग्रहण किए जाते हैं, जबकि भूमिका समाज में निभाई जाती हैं। ये सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां ग्रहण करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्कूली छात्र के रूप में, ठीक है, अपने अध्यापक के लिए छात्र हैं आप, पंसारी के लिए ग्राहक हैं, बस चालक के लिए यात्री हैं, और सहोदर यानी सिबलिंग कहते हैं, इनके लिए आप भाई या बहन हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि समाज में परिस्थितियां आपको भिन्न भिन्न देखने को मिल जाएंगी। किसी एक व्यक्ति की तमाम जगह परिस्थितियां, स्टेटस भिन्न भिन्न है, ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें बताई गई हैं कि भाई समाज जितना छोटा होगा, सरल होगा, एक व्यक्ति की परिस्थितियां उतनी ही प्रकार की परिस्थितियां कम होंगी। यानी जितना बड़ा समाज होगा परिस्थितियां वहां पर ज्यादा होंगी, और समाज छोटा होगा तो परिस्थितियां वहां पर कम होंगी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो उतनी कम होंगी और उतना ही भी ज्यादा होंगी। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर क्या है, आधुनिक समाज में जो व्यक्ति तमाम परिस्थितियां निभा रहा है, तमाम तरह की परिस्थितियां जो निभाता है, क्रम से निभाता चला जाता है, तो उसे हम परिस्थिति समुच्चय का नाम देते हैं, परिस्थिति समुच्चय का नाम देते हैं। यानी आधुनिक समाज में व्यक्ति जो है बहुत सारी अपने अपने स्टेटस निभाता है,
और इसे हम समाजशास्त्री रूप में क्या नाम देते हैं, परिस्थिति समुच्चय का नाम देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है कि यहाँ पर जैसे एक व्यक्ति क्या है अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां ग्रहण कर रहा है, तो उन्हें क्या है परिस्थितियों का हम समुच्चय कहते हैं। और एक परिस्थिति क्रम भी कहते हैं, एक परिस्थिति क्रम भी होता है। परिस्थिति क्रम में जैसे क्या है, एक व्यक्ति पुत्र जो है पिता बन जाए, पिता जो है दादा बन गया, ठीक है, दादा परदादा बन गया, क्रम में आगे चल रहा है, तो इसे परिस्थिति क्रम भी बोलेंगे, ठीक है। यानी एक तो परिस्थिति समुच्चय है, मनुष्य जो अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां निभा रहा है, यानी एक व्यक्ति पिता भी है, किसी के लिए भाई भी है, किसी के लिए जो है शिक्षक भी है, ठीक है, हो सकता है किसी का मित्र भी हो, तो ये क्या है, ये परिस्थिति समुच्चय हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए। वहीं परिस्थिति क्रम क्या होता है, परिस्थिति क्रम का अभिप्राय यहाँ पर यह है, परिस्थिति क्रम का अर्थ है कि जीवन के अनेक चरणों में जो आप भूमिका निभाते हैं, आपकी भूमिका बदलती जाती है आयु के अनुसार, एक क्रम में आपकी भूमिका में परिवर्तन आता जाता है, आपकी परिस्थिति में भूमिका बोल रहा हूं मैं, सॉरी, आपके स्टेटस में परिवर्तन जो आता जाता है क्रम के अनुसार, उसे हम परिस्थिति क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेना, 5वां पॉइंट, कि परिस्थिति क्रम का अर्थ जीवन के अनेक चरणों में, ठीक है, प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही है, एक पुत्र जो है पिता बन जाता है, एक पिता दादा बन जाता है और एक दादा परदादा बन जाता है। यानी आपने एक अपने जीवन की एक अवस्था में, जीवन की जैसे जैसी अवस्थाएं आप क्रॉस करते जा रहे हैं, आपके स्टेटस चेंज होते जा रहे हैं। आपका जो है कभी पुत्र रहे हैं घर में, अब आप पिता बन गए, पिता के बाद आप आगे चलकर दादा बन गए, तो ये इसे परिस्थिति क्रम बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपने यहां पर नोट कर लिया। देखिए यहां पर इस परिस्थिति के बारे में जो जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे हम देखेंगे 6वां पॉइंट अब आपका आएगा, जो प्रदत्त परिस्थिति है, ये जो आपको प्रदान किया गया स्टेटस है, ये एक सामाजिक स्टेटस होता है, सामाजिक स्थिति होती है, और ये एक व्यक्ति को जन्म से या फिर न चाहते हुए भी अनैच्छिक रूप से भी इसे ग्रहण करना पड़ता है। यानी कि खास करके यहाँ पर बताया गया है कि प्रदत्त इस परिस्थिति जो है आपको आयु के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग, प्रजाति या नातेदारी के अकॉर्डिंग, इन सब के अकॉर्डिंग आपको प्रदत्त परिस्थिति प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी कि अक्सर समाज में ये प्रदत्त परिस्थिति जो होती है, चाहे तो आप आयु के अकॉर्डिंग परिस्थिति मिल जाए आपको, जाति के अकॉर्डिंग परिस्थिति आपको मिल जाए, प्रजाति या नातेदारी के अकॉर्डिंग, यानी जो भी आपका संबंध है इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल ही जाती है, ठीक है। इसको आप चाहे कितना भी नकारें, नहीं नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये आपको मिलनी ही मिलनी है। यानी घर में है तो आप घर में अपने माता पिता के लिए पुत्र हैं, आपकी शादी हो गई, आप वहां पे आपका पुत्र पैदा हो गया तो आप पिता बन गए उसके, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर आप चाहें या ना चाहें ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रदत्त परिस्थिति आपको सामाजिक रूप से मिलनी ही मिलनी है। वहीं अर्जित परिस्थिति और आ जाती है, यानी यहाँ पर दूसरी तरह की परिस्थिति होती है अर्जित परिस्थिति। अर्जित से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते कोशिश करता है कि समाज में उसे मान सम्मान मिले, समाज में उसकी उपलब्धियों का गुणगान हो, तो इसे अर्जित परिस्थिति में रखा जाता है। यानी सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति को अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से ये प्राप्त होती है। और खास करके अर्जित परिस्थिति जो है इसका सामान्य आधार क्या है, शैक्षणिक योग्यता है, आय और व्यवसायिक विशेषज्ञता है। इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है अर्जित परिस्थिति प्राप्त करता है, समाज में उसका स्टेटस क्रिएट होता है कि भाई समाज में उसकी स्थिति क्या है, वैल्यू क्या है, ये व्यक्ति के कर्मों से डिपेंड कर रही है कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, क्या पेशा कर रहा है, ज्ञान कितना रख रहा है, ठीक है, कितनी सैलरी है उसकी, व्यवसायिक विशेषज्ञता क्या है, तो ये उसकी अर्जित परिस्थिति है, ठीक है। ये 7वां पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली आपकी पॉइंट बताया गया है कि प्रतिष्ठा और परिस्थिति ये अंतर संबंधित शब्द हैं, ठीक है, समझने वाली बात है। स्टेटस और आपका जो प्रतिष्ठा शब्द है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो प्रतिष्ठा शब्द हम जिसे बोलते हैं, प्रेस्टीज जिसे बोलते हैं, ये दोनों अंतर संबंधित हैं। यानी स्टेटस और प्रेस्टीज दोनों अंतर संबंधित हैं। यानी प्रत्येक परिस्थिति के कुछ अधिकार और कुछ मूल्य होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अधिकार और मूल्य समाज में उन्हें क्या दर्जा मिला है। समाज में मान लीजिए कोई समाज किसी एक परिस्थिति को बहुत ज़्यादा दर्जा देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, जैसे एक समाज है, समाज में डॉक्टरों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, दुकानदार को कम दी जाती है। तो अगर आप डॉक्टर हैं, आपकी स्टेटस क्या है, डॉक्टर है, अगर आपने अर्जित परिस्थिति से, यानी आपने अपने ज्ञान के आधार पर अगर आप डॉक्टर बन गए हैं और आपने अर्जित परिस्थिति से डॉक्टर आप बन गए हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा भी ज़्यादा होगी। प्रतिष्ठा ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि समाज ने एक डॉक्टर को ज़्यादा दर्जा दिया है, ज़्यादा इज्जत दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट आप लिख लेना कि कुछ प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और कुछ मूल्य होते हैं, ठीक है। इसी में सब पॉइंट परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। देखिए ये पॉइंट मत लिखना, ठीक है, ये वाला लिख लेना इसी में 8वें का सब पॉइंट, परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य हैं, ठीक है, तो इनको
क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा कहते हैं। और अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। जैसे एक दुकानदार को नीचा दर्जा है, वहीं एक डॉक्टर को ऊंचा दर्जा है। तो यहां पर यह भी चीज ध्यान रखना, किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है, ये विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। जरूरी नहीं है हर समय हर समाज में हर व्यक्ति का पेशा सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता हो। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, पहले के समय में, आज से 40 से 50 साल पहले, जब इंजीनियर्स हुआ ही नहीं करते थे, इंजीनियर्स बहुत कम, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री बहुत कम करने वाले होते थे, या एक दो, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष से भी एक या दो व्यक्ति होते थे इंजीनियरिंग करने वाले। तो उस समय इंजीनियर की बहुत इज्जत थी, भाई इंजीनियर है, बहुत बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में आप देखते होंगे कि हर व्यक्ति इंजीनियर बन जा रहा है, हर व्यक्ति जो है बीटेक कर ले रहा है, हर व्यक्ति इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इंजीनियर की अब जो वैल्यू है वो उतनी वैल्यू नहीं रही है। अब आज के समाज में आप देख रहे होंगे डॉक्टर्स की वैल्यू इंजीनियर की तुलना में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है डॉक्टर कम निकलते हैं। इंजीनियर जो है हर साल लाखों की संख्या में बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्थिति के अकॉर्डिंग, सामाजिक जो प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग अब इसकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं कम हो गई है। तो ये किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है, ये विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। तो ये बात आप नोट करके लिख लेना, ठीक है, कि किस व्यवसाय को यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग माना जा रहा है, ये समाज पर डिपेंड करता है और समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे अगली हेडिंग है हेडिंग नहीं है, पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है भूमिका संघर्ष। काफी बार क्या होता है, एक ही व्यक्ति को अपनी भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो भूमिकाओं में एक संघर्ष पैदा हो जाता है। यानी मान लीजिए एक महिला है, एक मध्यम वर्गीय महिला है, घर में उसको एक माँ का, पत्नी का रोल भी निभाना है, ऑफिस में एक असल कुशल जो है व्यवसायिक का भी भूमिका निभानी है। तो उसके कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर एक भूमिका संघर्ष की स्थिति बन गई यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर भूमिकाओं की असंगतता जो है वो भूमिका संघर्ष के रूप में देखी जाती है। यानी आप लिख लेना भूमिका संघर्ष तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। जैसे एक तो है, एक में घर में मध्यम वर्गीय महिला जो कामकाजी महिला के रूप में कार्य करे, ठीक है, और वहीं ऑफिस में डिमांड की जाती है कुशल व्यवसाय की भूमिका निभाए वो कार्यस्थल पर। ये बात आप एग्जाम्पल में लिख लेना। ये भूमिका संघर्ष के बारे में हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए स्त्रियों के लिए भी भूमिका संघर्ष होता है, पुरुषों के लिए भी भूमिका संघर्ष होता है, ठीक है। ये बात यहां पर भी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट है भूमिका स्थिरीकरण क्या है। भूमिका स्थिरीकरण जो है समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भूमिका स्थिरीकरण कहते हैं। जैसे पुरुषों को अक्सर समाज में क्या है, कमाने वाला देखा जाता है, और वहीं महिलाओं को हमेशा घर चलाने वाला एक भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो इसे भूमिका स्थिरीकरण के रूप में जानते हैं। देखिए भूमिका स्थिरीकरण को काफी बार रूढ़िबद्ध भूमिकाओं से प्रेरित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विचार होते हैं वो रूढ़िबद्ध भावनाओं से ही प्रेरित होते हैं। ये समाज ने जो जिसके बारे में भावनाएं बना दी हैं, समाज ने जिसके बारे में जो विचार बना दिए हैं, वही विचार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप ये सब पॉइंट लिख लेना, 10वें का सब पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आप लिख लेना, ठीक है। आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम यहां पर आपका ये लगभग ये टॉपिक पूरा हो गया है। सामाजिक आपने जो आपकी परिस्थिति और भूमिका के बारे में आपने पढ़ा था, ये आपका टॉपिक यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें अब कुछ यहां पर ज्यादा नहीं है, लगभग आप कवर कर चुके हैं। कुछ चीजें और बताई गई हैं यहां पर कि भूमिकाएं और परिस्थितियां ना ही स्थिर होती हैं, ना ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। कुछ चीजें जैसे हैं जो प्रदत्त परिस्थिति के बारे में देख लिया। देखिए ये सब एंड में क्या है, अपना व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या में ऊपर नीचे शब्द आ जाते हैं, तो इनको लेकर कंफ्यूज मत होना आप लोग कि एंड में ऐसी बात लिखी गई है, निष्कर्ष एंड में निकाला जाता है। तो हमने जो मेन पॉइंट से, की पॉइंट से ऊपर नोट कर लिए हैं। अगली जो आपकी अब हेडिंग है और अंतिम हेडिंग है, समाज व सामाजिक नियंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी समाज और सामाजिक नियंत्रण क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे। तमाम लोगों का मानना यह है कि जो समाज है, आपका समाज आगे बढ़ रहा है, इस समाज में नियंत्रण भी होना चाहिए। यानी जो उद्दंड लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, उनको पुनः राह पर लाने वाला भी होना चाहिए, ठीक है। खास करके प्रकार्यवादी लोग जो हैं, ये समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझते हैं, और विरोधी जो है वो समाजशास्त्रियों ने समाज को क्या है, मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा है। तो विरोधी लोग तो भाई अपना निष्कर्ष देते हैं, क्या देते हैं कि समाज में संसाधनों का बंटवारा उचित पूर्ण ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए समाज असमान है, असंगत है। बल्कि प्रकार्यवादी भाई कहते हैं कि भाई समाज में जिसने जितना ज्यादा वर्क किया, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की है, वो उतना आगे पहुंच गया है। प्रकार्यवादी ऐसे देखते हैं। तो वो चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेन मुद्दे पर आऊंगा मैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी हो गया है और आप भी अब सोच रहे होंगे चैप्टर एंड हो जल्दी, ठीक है।
तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य यहां पर क्या है, पहला पॉइंट आपका यही है, सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके जरिए जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है, यह सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, ये आप यहां पर लिख लेना। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। देखिए यहां पर ये लोग बल प्रयोग वगैरह और सामाजिक व्यवस्था में जो प्रतिमान स्थापित करने हैं, इनके लिए बल प्रयोग वगैरह से भी ये नहीं चूकते हैं, यानी जरूरत पड़ने पे बल प्रयोग पर भी ये बल देते हैं। तो थोड़ा सा प्रकारवादियों के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, प्रकारवादियों ने क्या माना है इनके बारे में। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल का प्रयोग करना है, ये प्रकारवादी ऐसा मानते हैं। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों का लागू करना है, यानी समाज में जो एक संस्कृत पर आधारित एक संस्कृत जो है, एक मूल्यों को, जिन मूल्यों को मान्यता देती है, उन मूल्यों को अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। ठीक है, तो यहां पर वही कहा गया है कि संस्कृत में एक जो मान्य मूल्य है, उन मूल्यों को, प्रतिमानों को यहां पर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रकारवादी दृष्टिकोण है सामाजिक नियंत्रण के लिए। ये सेकंड पॉइंट आप पूरा पॉइंट लिख लेना और इसके सब पॉइंट लिख लेना। भाई संघर्षवादी कैसे देख रहे हैं, संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर जो है सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में ये देखते हैं जहां पर जो समर्थ व्यक्ति है, यानी प्रभावी वर्ग के लोग हैं, वो कमजोर वर्ग पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। यानी ये इनका मानना ये है कि ये कहीं ना कहीं गलत रवैया है। इसके जरिए क्या है, इसके जरिए जो व्यक्ति आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से सक्षम व्यक्ति है वो और ज्यादा सक्षम होता चला जाता है, वहीं जो दबा कुचला व्यक्ति है वो और ज्यादा दबता चला जाता है। वो संघर्ष के रूप में देख रहे हैं इस तरह के नियंत्रण को। ठीक है, तो आपने तीनों तरह के नियंत्रण यहां पर देख लिए। आपने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा देख ली। दूसरी बात यहां में प्रकारवादी सामाजिक नियंत्रण कैसा चाह रहे हैं वो भी आपने देख लिया। संघर्षवादी जो सिद्धांतवादी सामाजिक नियंत्रण के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आपने देख लिया। अब आगे हम ये देखेंगे कि नियंत्रण होता कितने प्रकार का है। देखिए सामाजिक नियंत्रण यहां पर आपके दो तरह का होता है, एक तो आपका अनौपचारिक है और दूसरा औपचारिक है। यानी कि जब नियंत्रण आपका फॉर्मल तरीके से हो, संहिताबद्ध यानी कानूनी रूप से हो, व्यवस्थित हो और औपचारिक साधनों के द्वारा किया जाए तो इस औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यानी आप कोई कानून बनाकर, जैसे आपके यहाँ अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो एक दायरा है, लिमिटेशन है, उसके दायरे में रहकर आपको बोलना है। अब आप देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दें, आप देश में रहकर देश विरोधी किसी दूसरे समुदाय के व्यक्तियों को गालियां दें या फिर कहीं दंगा फसाद करवाने के लोगों को उकसाएं, तो वो आपकी अभिव्यक्ति में नहीं आएगा, वहां पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर औपचारिक एक साधन प्रदान किया गया है सामाजिक नियंत्रण का। भारत में हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 के जरिए जो बातें लिखी हुई हैं कि भाई आप इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो बात बताई गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही है कि उदाहरण के लिए कानून और राज्य, चौथे का पहला सब पॉइंट का ये पॉइंट लिख लेना। तो आधुनिक समाज में क्या है, सामाजिक नियंत्रण औपचारिक साधनों के माध्यम से इस पर जोड़ दिया जाता है। ये नोट करके आप लिख लेना, जो आधुनिक समाज जितने भी हैं, तो आधुनिक समाजों में क्या है, जो सामाजिक नियंत्रण होता है ये अक्सर किसके जरिए होता है, ये औपचारिक साधनों के माध्यम से किया जाता है। वहीं अब अनौपचारिक की बात कर लेते हैं, ये तो औपचारिक की बात हो गई। अब चौथे का सेकंड सब पॉइंट आ गया अनौपचारिक। देखिए अनौपचारिक जो सामाजिक नियंत्रण है, ठीक है, यह व्यक्तिगत होता है, किसी व्यक्ति तक सीमित होता है, अशासकीय होता है, इसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, असंहिताबद्ध होता है, यानी कि यहां पर कोई कानूनी रूप से कोई मान्यता इसके लिए प्रदान नहीं की गई है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में व्यक्तिगत है, ठीक है, अशासकीय है और असंहिताबद्ध है, यानी इसमें कोई कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसमें व्यक्ति जो है अपनी राय वगैरह, अपनी प्रतिक्रिया वगैरह चेहरे बनाकर, शारीरिक भाषा का प्रयोग करके, यानी कि जैसे जेस्चर वगैरह बोलते हैं, जेस्चर पोस्चर बोलते हैं हम, आलोचना करके, उपहास, हंसी आदि, इन सब के जरिए अपनी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया दे सकता है, ठीक है, और खास करके दैनिक जीवन में ये सब होता भी है, ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर लिख ली होगी यहाँ पर, यानी अनौपचारिक में हम इस तरह से सामाजिक नियंत्रण का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी घर की बात की जाए, घर में मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता के सामने किसी और बच्चे से या किसी और व्यक्ति, बड़े व्यक्ति से जो है अभद्रता से बात कर रहा है, तो क्या होता है, पिता जो है एक जो आंखें दिखा देते हैं उसे, माँ जो तो ये आंखें दिखा देती है, बच्चा समझ जाता है कि पिता हमसे नाराज हैं और हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए पिता हमें टोक रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की जो है ये तरीका है नियंत्रण करने का, ये क्या अनौपचारिक है, ठीक है। यानी अनौपचारिक विधियां जो होती हैं ये अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती हैं। कभी कभी ये भी हो जाता है कि ये असमर्थ हो जाती हैं, कभी कभी ये लागू नहीं कर पाती, जबकि औपचारिक क्या है, औपचारिक हर हाल में एक्शन लेता ही लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर
अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक तो आपने देख लिया। तो इसमें अगला पॉइंट और यहाँ पर सब पॉइंट के रूप में आप नोट कर लेना अनौपचारिक में कि ये कभी कभी यहाँ पर जो असमर्थ भी हो जाती हैं, ठीक है। वहीं आपका अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो होता है वो विभिन्न माध्यमों से होता है, परिवार के जरिए, धर्म, नातेदारी, इन सब के जरिए आपका अनौपचारिक जो है यहाँ पर नियंत्रण होता है। यानी सेकंड के ए और बी सब पॉइंट लिख लेना आप, ए सब पॉइंट और ये बी सब पॉइंट के रूप में। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। अब कुछ चीजें हैं सामाजिक नियंत्रण के बारे में। सामाजिक नियंत्रण जो है सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये भी हो सकता है कि समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाए और गलत करने के लिए दंडित भी किया जाए। तो इस मान लीजिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार दे रहे हैं तो वो सकारात्मक में आ जाएगा, गलत काम कर रहे हैं उसको दंड दे रहे हैं तो वो नकारात्मक में आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये सब चीजें बताई गई हैं। यानी दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन की राह पर चलाने के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर विचलन का अर्थ क्या है, विचलन भी एक शब्द निकल कर आया है, विचलन। विचलन का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति या समूह जो आदर्श हैं उन आदर्शों के अकॉर्डिंग ना चलकर उन आदर्शों से भटक जाता है तो उसे विचलित माना जाता है। विचलित का मतलब ये है कि किसी उद्देश्य से या आदर्श से आप भटक गए हैं, उसे विचलित माना जाता है। तो यहाँ पर 1 by 1 करके आप, मैं तो पॉइंट भूल गया। देखिए मेरा सबसे बड़ा कमी मेरी यही है कि मैं पॉइंट भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। 5वां पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख लेना कि सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट कि समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है, ये सामाजिक जो है सकारात्मक में आ जाएगा। सेकंड सब पॉइंट, नियमों को लागू करने के लिए, विचलन की को राह पर लाने के लिए, ठीक है, नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है, ये आप लिख लेना सेकंड सब पॉइंट 5वें का, ठीक है। छठा पॉइंट है आपका विचलन का अर्थ है। विचलन होता क्या है, विचलन का अर्थ क्या है, उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं हम, ठीक है। यानी हर समूह में, हर समाज में, हर संस्कृति में अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने मानक बने हुए हैं, ठीक है। और उन्हीं मानकों के अकॉर्डिंग जो है मूल्य प्रदान किए गए, क्या अच्छा है और क्या गलत है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं, अपने भारतीय समाज में, अगर महिलाएं कहीं धूम्रपान कर रही हैं तो क्या माना जाएगा कि महिला को बहुत ज़्यादा ये मानते हैं, महिला बहुत ज़्यादा उद्दंड टाइप है, महिला बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताई जाती हैं। जबकि एक यूएसए के समाज में, अमेरिका के समाज में महिला अगर धूम्रपान कर रही है, यानी कि धूम्रपान का आशय आप जानते ही होंगे, धूम्रपान कर रही है तो वहाँ पर एक कॉमन बात है, वहाँ पर महिला है, कुछ भी कर सकती, जो पुरुषों को अधिकार है महिला को भी कर सकती है। लेकिन भारतीय समाज में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो विभिन्न संस्कृतियों ने अपने अपने मानक और मूल्य निर्धारित किए हैं, ये समय के अकॉर्डिंग और व्यक्ति के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। जैसे पुरुषों के लिए मूल्य जो है हमारे यहाँ जो है कहीं ना कहीं लचीले हैं, महिलाओं के लिए हमारे यहाँ समाज में मूल्य जो है कठोर है, ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ पर देखी होंगी। अब विचलन के बारे में एक एग्जाम्पल और दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक बताया गया कि एक महिला जो है अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देख रही है। तो हो सकता है वर्तमान समाज में उसका विरोध हो, लेकिन जब वही महिला जो है उस गोल को अचीव कर जाएगी तो वो उसका प्रशंसक भी मानी जाएगी, दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा भी की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, कल्पना चावला का एग्जाम्पल ले लीजिए। कल्पना चावला ने जब प्रयास किया शुरुआत में तो लोगों को लगा कि भाई ये नहीं कर पाएगी। जब कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष तक गई और तब लोगों को यकीन हो गया कि भाई महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यही सब चीजें हैं आपके सामने, यानी विचलन में यही सब चीजें आ जाती हैं कि एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो विचलक माना जाएगा कि अपने पद से भटक गई है, ये सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, और दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा भी की जाएगी कि भाई बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं को इंस्पायर किया है। तो यही है कि समाज में संस्कृतियां जो हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न तरीके से काम करती हैं। कुछ शब्दावली भी है, इन शब्दावलियों का प्रयोग मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पर एक बार सरसरी नजर में खुद भी देख लेना यहाँ पर, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में आप लिखना, व्यष्टि समाजशास्त्र और समष्टि समाजशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि का मतलब आप जानते होंगे माइक्रो, और समष्टि का मतलब मैक्रो। यानी हम जो आमने सामने की अंत्यक्रिया कर रहे हैं और प्रतिदिन का जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ये व्यष्टि समाजशास्त्र कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसमें खास करके हम व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूहों में अध्ययन करते हैं। वहीं समष्टि समाजशास्त्र में क्या होता है, इसमें सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था भी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि समाजशास्त्र के बारे में आपने अंतर देख लिया है। मानक के बारे में आप जानते होंगे, यानी कि किसी संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करने वाले जो नियम है उनको मानक कहते हैं। तो संस्कृति ये बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब चीजें हैं। ये मानकों के पीछे क्या है, स्वीकृति होती है, औपचारिक निंदा, शारीरिक दंड या प्राणदंड, ये सब बदलती इनकी रहती है प्रवृत्ति, ये सब बताया गया है।
ऐसे करके आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। मैंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया है कि आपको हर पहलू पर यहाँ पर उसका जो रियल लाइफ से यहाँ पर जोड़कर मैं बता सकूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वर्तमान में जो जो चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपके माइंड में अच्छे से स्थिर हो जाएं। प्रयास मेरा यही है कि भाई आपको सब चीज़ें क्लियर हों। अब देखिए, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे। पहला कमेंट आपका ये था कि सर ये क्या आपके जो वीडियो आ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके लिए सफिशियंट है? देखिए, पहले बात तो मेरा प्रयास ये है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके नोट्स जो है प्रॉपर वे में बन जाएं। समझ रहे हैं आप? अगर नोट्स प्रॉपर वे में बन जाएंगे तो यकीनन ये जो नोट्स हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी सफिशियंट हो जाएंगे। और आपके अगर नोट्स सफिशियंट वे में नहीं बन पाए, नोट्स आपके प्रॉपर वे में नहीं बन पाए, तो यकीन मानिए आपके लिए ऑप्शनल के लिए ये जो किताबें हैं कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएंगी। तो पहला काम ये है, अगर आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो अपने नोट्स पूरे बनाएं। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर आपके ये लेक्चर देखने के बाद क्या किताब पढ़ना जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, किताब हम सबको पढ़नी चाहिए। जरूरी है नहीं है कि केवल मेरे लेक्चर से ही काम चल जाए। हो सकता है काफ़ी बार ये भी होता है कि भाई कहीं मैं डिस्टर्ब हूँ और डिस्टर्ब होने के नाते मैंने कोई लाइन स्किप कर दी। अब अगर आप किताब खुद से पढ़ेंगे तो किताब खुद पढ़ने में आपको क्या होगा, वो लाइन भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता है, कोई लाइन मुझसे स्किप हो गई, आपको पढ़ने में वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर लेक्चर का जो मैं लेक्चर लाने का उद्देश्य तो मेरा ये है कि आपके नोट्स बन जाए और आपको अर्थ समझ में आ जाए। यानी जो आप समझने में कठिनाई हो रही है, जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ को समझने में कठिनाई हो रही है, वो पैराग्राफ आपको सुगमता से समझ में आ जाए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। तो दोनों बातें अपने माइंड में क्लियर रखें। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पहली बात अपने नोट्स प्रॉपर वे में बनाएं। ठीक है, और बाद में हम देखेंगे कि कुछ भी अगर आपके दो टॉपिक छूट रहे होंगे तो आप फिर वहां पर स्टैंडर्ड बुक का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो मेरा मानना यही है कि आपकी एनसीईआरटी जो है वो लगभग आपका 70 से 80% सिलेबस कवर करवा देगी। क्योंकि जहां तक ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में हम देख चुके हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो भी नोट्स हमने बनाए हैं एनसीईआरटी के, वो लगभग आपका पूरा ऑप्शनल कवर करवा रहे हैं। ये बात आपने भी देखी होगी। आपको मैंने हिस्ट्री के बारे में मैंने जो नोट्स बनवाए वो भी आपने वहां पर पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप वो बात जानते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।